हाँ जी, गुड इवनिंग। कहाँ थे हम? यहीं थे। यहीं थे सब। कहाँ थे कि यहीं थे? हाँ? प्रभाव इम्पैक्ट। अच्छा, चलो कहाँ तक पढ़ लिए प्रभाव? किसको याद है? कारण कौन सुना सकता है? सारे लो, दो इनको माइक दो। सुनाओ फिर। सर सबसे बैठी पहले बैठी सुनाते हैं। सबसे पहले राजनीतिक कारण उसमें है कि जो ये अंग्रेज थे वो रियासतों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहे थे। दूसरा, उत्तराधिकारी मामलों में हस्तक्षेप कर रहे थे। तीसरे, जो रियासतों की सुरक्षा के लिए उन्होंने जो सेनाएं तैनात की थी उनका जो खर्च था वो जनता पे डाल दिया था। और फिर जो परंपरागत जो रियासत थी उनके भी विभाजन कर दिए थे उन्होंने। फिर दूसरा था इसका प्रशासनिक कारण, उसमें है कि सामंत जो थे उनकी जो वो कर था वो कम कर दिया था और जिससे उनकी जो आय थी वो कम हो गई थी। दूसरे, उनके विशेष अधिकार समाप्त कर दिए थे। तीसरे, उनकी जो सेनाएं थी वो भंग कर दी थी जिससे जो सैनिक थे वो बेरोजगार हो गए थे। फिर तीसरा था आर्थिक कारण, उसमें है कि जो राजा जो थे वो अंग्रेजों को बहुत अधिक धन देते थे, इसके लिए वो भू राजस्व को बढ़ा देते थे जिससे जनता का शोषण होता था। दूसरा है कि जो अंग्रेज थे अंग्रेजी माल की जो अधिकता थी वो देश में अधिक हो गई थी जिससे जो हमारे घरेलू उद्योग धंधे थे वो बंद हो गए थे और जो मजदूर थे वो खेतों की तरफ लौट गए थे। फिर तीसरा है इसमें कि जो अंग्रेज थे उन्होंने व्यापारिक मार्ग प्रशस्त किए थे जिससे जो हमारे व्यापारी थे वो ब्रिटिश इंडिया की ओर लौट गए और लौट के नहीं चले गए। चले गए। फिर उसके बाद चौथा है इसमें सामाजिक और धार्मिक। सामाजिक में है कि उन्होंने हमारी सामाजिक रीति रिवाजों में हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया था। और दूसरा है धार्मिक, कि उन्होंने हिंदू और इस्लाम धर्मों की मजाक उड़ाना प्रारंभ कर दिया था। फिर उसके बाद है साहित्यिक। साहित्यिक में है कि उस समय पर हमारे जो विद्वान थे उनके द्वारा ऐसे साहित्य लिखे गए जो राष्ट्रवादी भावनाओं को जागरूक करते हैं। जैसे बागीदास जी ने लिखा था आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर, और सूर्यमल मिश्र ने लिखा था वीर सतसई। फिर उसके बाद है सैनिक कारण, इसमें है कि पद और वेतन को लेकर जो सैनिक थे, भारतीय सैनिक थे, उनके साथ नस्लीय भेदभाव किया जाता था। फिर तात्कालिक कारण था कि जो ब्राउन वेस जो थी उसके स्थान पर एनफील्ड राइफल दी गई थी जिसमें चर्बी वाले कारतूसों का उपयोग किया जाता है, इससे सैन्य का संतोष। शाबाश। असफलता कारण किसको याद है? दे दे पीछे दे उधर। नमस्ते सर। सबसे पहले तो संगठन का और नेतृत्व और का अभाव था, और उसके बाद क्रांति जो अलग अलग स्थानों पे अलग अलग समय में हुई थी जिसके कारण है ना क्रांति को दबाना आसान हो गया था। फिर बहादुर शाह जफर और नाना साहब ने प्रत्यक्ष रूप से राजस्थान के विद्रोहियों के साथ है ना कोई संपर्क स्थापित नहीं किया था। और रही बात तांत्या टोपे की, तो उन्होंने वो राजस्थान आए तो थे लेकिन वो बहुत लेट आए थे जिसके कारण है ना विद्रोह को दबाना भी आसान हो गया और अंग्रेजों ने पूरा ध्यान तांत्या टोपे पर लगा रखा था। फिर उन्होंने अजमेर पे अधिकार नहीं किया था। और दूसरा कि अंग्रेजों ने ना जो क्रांति थी उनको निर्दयतापूर्वक दबाया था, और जिससे किसी की हिम्मत नहीं हुई क्रांति करने की। और अंग्रेजों के पास एक तो वेल ट्रेन्ड सैनिक थे, दूसरा उनके पास अत्याधुनिक हथियार थे। इतना ही था बस। शाबाश। एक और अपने जो राजा थे उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था। वो प्रभाव किसको याद है? जीते लिखवाए होते दे दे बीच में। क्रांति के दौरान राजों जो अंग्रेजों के साथ सम्मानित किया गया। अयोग्य राज्यों को संरक्षण मिला। अयोग्य राज्यों को संरक्षण मिले तो विलासिता बढ़ी जिससे भू राजस्व बढ़ा दिया गया, जिससे किसान आंदोलन हुआ। और क्या रह गया? अंग्रेजों को रियासतों में अंग्रेजों को प्रभाव बढ़ गया था, जिससे बीकानेर के राजा गंगा सिंह ने विक्टोरिया एम्प्रेस और मेवाड़ के महाराजा स्वरूप सिंह ने दोस्ती लंदन। चलो शाबाश, आगे बढ़े। चलो आगे लिखते हैं। इसी में लिखना, प्रभाव लिखना। 4 हो गए, 2-4 और लिखते हैं। ये तो राजाओं का देखा कि राजाओं पे क्या प्रभाव पड़ रहे थे ना। सामंतों के साथ क्या हुआ? तो सामंतों ने ज्यादातर ने विद्रोहियों का साथ दिया है ना। पर कुशाल सिंह चंपावत कौन है? सामंत। शिवनाथ सिंह, बिशन सिंह, अजीत सिंह कौन है? सामंत।
केसरी सिंह सलूम्बर, कोठारिया का जोत सिंह कौन है? सामंत। सामोद का शिव सिंह, टुंडलोद का फैजल अली खान, उधर मोइनुद्दीन पलोद का ज्यादातर कौन है? सामंत। सामंत सारे के सारे किसकी तरफ चले गए थे? विद्रोहियों। क्योंकि उनको लगता था कि अंग्रेजों का राज आने के बाद हमारे तो हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, इसलिए अंग्रेजों का राज चला जाएगा तो हमारी स्थिति वापस वैसी की वैसी हो जाएगी, इसलिए ज्यादातर किसके साथ थे? विद्रोहियों। तो अंग्रेजों के समझ में आया कि सामंतों को तो पूरी तरीके से खत्म ही कर दिया जाए ताकि आगे कभी क्रांति हो तो सामंत विद्रोहियों का साथ ही नहीं थे। देखो, क्रांति के दौरान ड्यूरिंग रिवोल्ट, तो गर्मी नहीं लग रही क्या राज? क्या ऐसे वैसे काम नहीं कर रही है? ये कहते हैं सर्दी लग रही है, साइबेरिया बना दे, देखी जाएगी आज। क्रांति के दौरान ड्यूरिंग रिवोल्ट सामंतों ने विद्रोहियों का साथ दिया था। फ्यूडल लॉर्ड सपोर्टेड रिबेल्स, सामंतों ने विद्रोहियों का साथ दिया था। फ्यूडल लॉर्ड सपोर्टेड रिबेल्स। सामंतों ने विद्रोहियों का साथ दिया था। फ्यूडल लॉर्ड सपोर्टेड रिबेल्स। अतः क्रांति के बाद आफ्टर रिवोल्ट, अतः क्रांति के बाद आफ्टर रिवोल्ट सामंतों को प्रभावहीन बना दिया गया था। फ्यूडल लॉर्ड्स वर मेड पावरलेस, सामंतों को प्रभावहीन बना दिया गया था। फ्यूडल लॉर्ड्स वर मेड पावरलेस, सामंतों को प्रभावहीन बना दिया गया था। फ्यूडल लॉर्ड्स वर मेड पावरलेस। व्यापारी जो थे ना, व्यापारी, उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था। किसका साथ दिया था? क्योंकि व्यापार की पहली नीड जो होती है ना, वो होती है शांति। व्यापार वहां होगा जहां क्या होगी? अंग्रेज शांति तो लाए थे, तो व्यापारियों को लगा ये राज एकदम सही है। देखो, क्रांति के दौरान ड्यूरिंग रिवोल्ट, क्रांति के दौरान ड्यूरिंग रिवोल्ट व्यापारियों ने अंग्रेजों का साथ दिया था। मर्चेंट सपोर्टेड ब्रिटिशर्स, व्यापारियों ने अंग्रेजों का साथ दिया था। मर्चेंट सपोर्टेड फ्यूडल लॉर्ड्स, मर्चेंट सपोर्टेड ब्रिटिशर्स। अतः क्रांति के बाद आफ्टर रिवोल्ट, अतः क्रांति के बाद आफ्टर रिवोल्ट व्यापारियों को संरक्षण प्रदान किया गया था। मर्चेंट्स फॉर प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्ट किया गया उनको। व्यापारियों को संरक्षण प्रदान किया गया था। मर्चेंट्स फॉर प्रोटेक्टेड। व्यापारियों को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं कि उनका व्यापार वाणिज्य बढ़े, इससे उनको फायदा मिलेगा। व्यापार वाणिज्य कैसे बढ़ सकता है? तो अंग्रेज उनका ज्यादा से ज्यादा ट्रेन चलाओ, ज्यादा से ज्यादा व्यापारिक मार्ग डेवलप करो। तो संचार और यातायात के साधनों का विकास किया। किसका? ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया। तो ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन बढ़ेगा तो माल एक जगह से दूसरी जगह जल्दी जाएगा, जल्दी जाएगा तो व्यापारियों को फायदा होगा, घाटा होगा? फायदा होगा। लिखो, राजस्थान में संचार एवं यातायात के साधनों का विकास हुआ। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन वर डेवलप्ड। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन वर डेवलप्ड। राजस्थान में यातायात एवं संचार के साधनों का विकास हुआ। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन वर डेवलप्ड। राजस्थान में यातायात एवं संचार के साधनों का विकास हुआ। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन वर डेवलप्ड। किसका विकास हुआ? यातायात और संचार के साथ। एक और बड़ी जोरदार चीज है, राजा महाराजाओं पर अंग्रेजों का प्रभाव पड़ने लग गया। अच्छा, क्रांति के दौरान आप एक चीज नोटिस करो, क्रांति के दौरान ये हुआ है कि कुछ राजा अंग्रेजों के साथ है और कुछ राजा अंग्रेजों के खिलाफ भी है। भाई सामंत जैसे खिलाफ है, या जैसे बहादुर शाह, राजस्थान वाले राजा छोड़ दो तो बहादुर शाह जफर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे हैं। नाना साहब, झांसी की रानी, इवन अपने शाहपुरा का लक्ष्मण सिंह, खूब सारे लोग हैं जो अंग्रेजों के खिलाफ। और एक चीज नोटिस की गई कि जहां जहां पे सामंतों ने या राजाओं ने क्रांति की है वहां पर जनता उनके साथ है। अहुआ में कुशाल सिंह क्रांति कर रहा था, अहुआ की जनता किसके साथ है? कुशाल। दिल्ली में बहादुर शाह जफर क्रांति कर रहा है तो दिल्ली की जनता किसके साथ है? झांसी की रानी क्रांति कर रहे हैं तो झांसी की जनता किसके साथ है? अपनी रानी के साथ है। तो अंग्रेजों ने कहा यार ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये सारे के सारे जो जनता है ये अपने राजाओं की क्या रहती है? सपोर्ट में। क्यों? तो कहा राजा और जनता के बीच का कनेक्शन बहुत गहरा है। कैसे? जब राजा और जनता में ज्यादा फर्क नहीं है आपस के अंदर। कैसे फर्क नहीं है? जैसे मारवाड़ का राजा है,
तो मारवाड़ का राजा भी मारवाड़ी बोलता है, जनता भी मारवाड़ी, भाषा में कोई भिन्नता नहीं। राजा भी बाजरे की रोटी खाता है, जनता भी बाजरे की रोटी खाती है, खान पान में कोई भिन्नता नहीं। राजा भी धोती कुर्ता पहनता है, जनता भी धोती कुर्ता पहनता है। वेशभूषा में कोई, इवन राजा जब जनता के बीच में कभी जाता है तो वहीं नीचे धूल के अंदर जनता बैठ जाती है, वहीं राजा बैठ जाता है। बस इतना राजा के लिए चेयर लगा देते होंगे, बाकी नीचे बैठते होंगे, बाकी वो का वो तरीका है, वैसा का वैसा है। राजा के खेलने के तरीके वही, कोई कबड्डी कुश्ती इस प्रकार के अपने उस समय जो गेम थे, या सातोलिए टाइप के, या शतरंज खेलते, चौपड़ पासे खेलते थे अपने, वही चौपड़ पासे राजा खेलते हैं, वही चौपड़ पासे कौन खेलते हैं? जनता। तो अंग्रेजों को लगा ये जो इनके बीच बॉन्डिंग है ना राजा और जनता के बीच, इस बॉन्डिंग को तोड़ा जाए, इस कनेक्शन को तोड़ा जाए। कैसे? तो कहा राजा महाराजाओं की एजुकेशन आज के बाद अंग्रेज करेंगे। राजा महाराजाओं का एजुकेशन कौन कराएंगे? किसी भी समाज को, किसी भी धर्म को, किसी भी समुदाय को यदि वहां की कल्चर से तोड़ना हो तो सीधा साधा तरीका है, उनके एजुकेशन का मोड चेंज कर दिया जाए, है ना। आपको कोई दूसरी जो भाई हम क्या सीखते हैं, हम बचपन से जो सीखते आते हैं वही हमारे दिमाग में प्रभाव होता है। भाई बचपन से हमने ये सीखा कि भाई खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रहा हमारा। अब जैसे कोई लड़ने वाली महिला की बात आती है, हमारे दिमाग में सबसे पहले कौन आती है? 3rd क्लास से पढ़ते हैं। अब यदि मैं आपको कह दूंगा नहीं झांसी की रानी तो लड़ी नहीं थी, और मैं यदि आपको प्रूफ भी दे दूं तो आपको किस तरह है ना, क्योंकि अपना दिमाग उसी प्रकार से काम करता है ना। अब आपने कहें कि भाई फांसी भी झूलने वाले कौन थे, हमारे सबसे पहले भगत सिंह नाम आता। क्यों? क्योंकि हम 3rd क्लास से पढ़ते हैं। आज यदि कोई दूसरा नाम मैं कहूं, करतार सिंह सराबा भी बहुत तगड़े हुए थे, आप जर एक बार पढ़ा हुआ था, पर भगत सिंह है सर, करतार सिंह सराबा के बराबर नहीं। जो कि भगत सिंह खुद करतार सिंह सराबा को अपना सीनियर मानते हैं, उन्हें लगता नहीं यार करतार सिंह बहुत बड़े आदमी हुए थे। पर हम जैसा पढ़ते आते हैं उसी अनुरूप हमारा वो माइंड में बन जाता है हमारा। तो अंग्रेजों का ये था कि इनके सोचने का तरीका जो है वो चेंज कर दिया जाए। तो क्या किया जाए? तो राजकुमारों की पढ़ाई के लिए अंग्रेजों के स्कूल होने चाहिए, उनमें अंग्रेज ही पढ़ाएंगे, और राजकुमार एक बार यहां पढ़ेंगे और जब बड़े हो जाएंगे तो हायर एजुकेशन के लिए जाएंगे इंग्लैंड। कहां जाएंगे? वो राजकुमार जो अंग्रेजों के स्कूल में, अंग्रेजों के कॉलेज में, यहां पर इंग्लैंड में पढ़ के जब कभी राजा बनेगा तो वो मारवाड़ी नहीं बोलेगा, उसकी भाषा चेंज होगी, उसका खाना पीना वो पिज्जा बर्गर खाएगा, वो बाजरे रोटी नहीं खाएगा ना, वो बाद में पैंट शर्ट पहनेगा, वो धोती कुर्ता नहीं। वो जनता के बीच पहली बात तो जाएगा ही नहीं, वो जाएगा तो धूल में नहीं बैठेगा क्योंकि उसको डस्ट से एलर्जी है। उसके गेम अब अलग होंगे, वो अब ये सतोलिया नहीं खेलेगा, चौपड़बा से वो क्रिकेट खेलेगा, वो गोल्फ खेलेगा, वो पोलो खेलेगा, वो शूटिंग करेगा, ये गेम होंगे। तो जनता कभी भी वो जो राजकुमार राजा बनेगा उसके साथ कनेक्शन फील, और वो राजकुमार तो जनता से एकदम ही नहीं करेगा, तो ये बॉन्ड टूट जाएगा। तो आने वाले कभी टाइम में यदि कभी जनता ने क्रांति की तो राजा उनके साथ नहीं आएगा, और राजा ने क्रांति की तो जनता उनके साथ में नहीं आएगी। लिखो, राजा तथा जनता के आपसी संपर्क को तोड़ने के लिए, टू ब्रेक इंटरनल कनेक्शन बिटवीन किंग एंड पब्लिक। राजा तथा जनता के आपसी संपर्क को तोड़ने के लिए, टू ब्रेक कनेक्शन बिटवीन इंटरनल कनेक्शन बिटवीन किंग एंड पब्लिक। राजा तथा जनता के आपसी संपर्क को तोड़ने के लिए, टू ब्रेक इंटरनल कनेक्शन बिटवीन किंग एंड पब्लिक। राजा महाराजाओं के बच्चों के लिए अलग से स्कूल व कॉलेज खोले गए थे। इसी में कंटिन्यू करना। राजा महाराजाओं के बच्चों के लिए अलग से स्कूल व कॉलेज खोले गए थे। सेपरेट स्कूल्स एंड कॉलेज वर एस्टैब्लिश्ड फॉर रॉयल चिल्ड्रन। सेपरेट स्कूल्स एंड कॉलेज वर एस्टैब्लिश्ड फॉर रॉयल चिल्ड्रन। राजा महाराजाओं के बच्चों के लिए अलग से स्कूल व कॉलेज खोले गए थे। सेपरेट स्कूल्स एंड कॉलेज वर एस्टैब्लिश्ड फॉर रॉयल चिल्ड्रन। राजा महाराजाओं के बच्चों के लिए अलग से स्कूल व कॉलेज खोले गए थे। सेपरेट स्कूल्स एंड कॉलेज वर एस्टैब्लिश्ड फॉर रॉयल चिल्ड्रन। अच्छा, ये किसने कहा था ऐसा किया जाना चाहिए? तो 1869 में अंग्रेजों का एक ऑफिसर था वोल्टर। क्या नाम था? तो उसने ये प्लान दिया था, इसको बोलते हैं वोल्टर प्लान। क्या बोलते हैं? तो कब दिया गया वोल्टर प्लान? लिख लो, इसी में कंटिन्यू करते हैं ना, इसी लाइन में। यह योजना 1869 ईस्वी में वोल्टर द्वारा दी गई थी। दिस प्लान वॉज गिवन बाय वोल्टर इन 1869 एडी। यह योजना 1869 ईस्वी में वोल्टर द्वारा दी गई थी। दिस प्लान वॉज गिवन बाय वोल्टर इन 1869 एडी। वोल्टर के नीचे अंडरलाइन करना है, 2016 के प्री का क्वेश्चन है। यह योजना 1869 ईस्वी में वोल्टर द्वारा दी गई थी। दिस प्लान वॉज गिवन बाय वोल्टर इन 1869 एडी।
इस योजना का इम्प्लीमेंटेशन हुआ और 69 में तो दी है और 75 में अपने अजमेर में आ गया था मेयो कॉलेज। कौन सा आ गया था? अपना एक गवर्नर जनरल था लॉर्ड मेयो। अब देखो याद करो, 70 में लॉर्ड मेयो ने अजमेर दरबार लगाया था, पढ़ते हैं? तो उसी लॉर्ड मेयो के नाम पर अपने अजमेर में क्या खोला गया था? इसी में कंटिन्यू करता लिखो। इस योजना के तहत अंडर दिस प्लान, इस योजना के तहत अंडर दिस प्लान 1875 ईस्वी में इन 1875 एडी, 1875 ईस्वी में इन 1875 एडी अजमेर में मेयो कॉलेज स्थापित किया गया था। मेयो कॉलेज वॉज एस्टैब्लिश्ड एट अजमेर। अजमेर में मेयो कॉलेज स्थापित किया गया था। मेयो कॉलेज वॉज एस्टैब्लिश्ड एट अजमेर। अजमेर में मेयो कॉलेज स्थापित किया गया था। मेयो कॉलेज वॉज एस्टैब्लिश्ड एट अजमेर। अजमेर में क्या खोला गया था? तो याद रह जाएगा कि वे राजा महाराजाओं के आपसी कनेक्शन को तोड़ने के लिए क्या किया था? वोल्टर प्लान आया था और वोल्टर प्लान में क्या कहा गया? अलग से स्कूल और अलग से कॉलेज। और ऐसा पहला जो अपना था इंप्लीमेंटेशन था वो कौन सा था? मेयो कॉलेज। मेयो कॉलेज कहां बनाया गया और कब बनाया गया? ऑब्वियस सी बात है, अंग्रेजों का मुख्य अड्डा कौन सा था? अजमेर। तो कॉलेज कहां पर बनाएंगे? अजमेर। तो अजमेर के अंदर उन्होंने कॉलेज स्थापित कर दिया था। कब कर दिया था? 1875। कौन सी योजना के तहत? वोल्टर प्लान। पर अंग्रेज इसमें सफल हुए नहीं थी ज्यादा। अपने यहाँ पे राजा महाराजा इंग्लैंड पढ़ने के लिए गए, पर वहां भी क्लास में जाते न तो भी साफा बांध के जाते। अपने वाले वहां साफा बांधावान, यहाँ पर तलवार लटकाई भी, इस प्रकार जाते इंग्लैंड के अंदर भी। अजमेर में तो मेयो कॉलेज का पहला जो स्टूडेंट है वो अलवर का राजा था मंगल सिंह। क्या नाम था? वो मेयो कॉलेज का पहला स्टूडेंट था। भाई साहब वो डेली हाथी पे बैठ के मेयो कॉलेज आता होगा। 4 व्हीलर में जाऊंगा यार, कॉलेज जा रहा हूं तो ऐसे नहीं जाऊंगा। फिर 1 साल ही आया था, फिर 4 व्हीलर खराब ही हो गया, उसका वापस चला गया था। तो अब अपने वालों की प्रवृत्तियां गई नहीं थी। फिर क्या अपने इसमें सबसे बड़ा रोल था महिलाओं का। अपनी कल्चर चेंज नहीं हुई ना अंग्रेजों के इतने प्रयासों के बावजूद, उसका बहुत बड़ा कारण महिलाएं थी। क्योंकि माँ पहली गुरु है। तो राजकुमार को भले स्कूल वालों ने कितना ही सिखाया होगी ये रहे, पर आना तो घर ही था। वहां तो माएं तैयार करती थी। तो फिर माओ ने कहा कि ना, इस प्रकार से अपने नहीं करना। आप और नोटिस करो, पुरुषों पे अंग्रेजों का पूरा प्रभाव आ गया। इसलिए देखो सबके कपड़े चेंज हो गए, महिलाओं के नहीं हुए। इसी भारत के अंदर अंग्रेज रह के गए, साड़ी घाघरा कुर्ती कुछ भी नहीं छुड़वा पाए, वैसा वैसा रहा। पुरुष सब धोती त्याग गए, सब पैंट में आ गए, पैंट शर्ट के अंदर आ गए। तो अंग्रेजों का प्रभाव पुरुषों पर ही है, महिलाओं पर अंग्रेजों का प्रभाव। तो भारतीय संस्कृति को बचाने का काम किसी ने किया? तो किसने किया? लड़कियों खुश हो जाओ। अपने करौली में एक राजा हुआ था भंवरपाल। क्या नाम था? तो उसकी मां अड़ गई थी कि मेयो कॉलेज भेजूंगी नहीं, मेयो कॉलेज नहीं भेजूंगी मेरे बच्चे को, यही यहाँ करौली में टीचर लगा दिया जाए। अपने यहाँ जयपुर वाले जो राम सिंह सेकंड है, तो राम सिंह सेकंड की मां अड़ गई थी कि ना, मैं नहीं भेज रही। तो फिर आगरा से एक मास्टर बुला के यहीं पे पढ़ाया गया, नहीं मैं मेरे बच्चे को नहीं भेजूंगी। फिर एक आधे कोई गए और वहां जाके अंग्रेजों जैसा बनने का प्रयास भी किया। तो अपने आसपास की जनता जालिम है जी। अरे तक सिंह पढ़ते हैं, तक सिंह। आगे हम पढ़ेंगे तक सिंह एक बेटे थे प्रताप सिंह, और बड़े फेमस आदमी रहे, जोधपुर के प्रधानमंत्री बने थे सर प्रताप। क्या नाम था? सर प्रताप लंदन गए थे, लंदन से वापस आए तो दाढ़ी मूछ कटवा के आए। अपने दाढ़ी मूछ कटवाने को बहुत बुरा माना जाता था। पहले दाढ़ी मूछ कटवाने का मतलब था घर में किसी की डेथ हो गई, यदि दाढ़ी मूछ दोनों आपके साफ है, इसका मतलब घर में कोई ना कोई अनहोनी हो गई, तब आपने दाढ़ी मूछ कटवाई। और सिर पे उन्होंने टॉप लगाना, हेट लगाते अंग्रेज, हेट, तो हेट लगाना शुरू कर दिया था। तो जब वापस आए तो किसी कवि ने उनको देख के कहा कि दाढ़ी मूछ मुंडाए के हो गए घोटम घोट। दाढ़ी मूछ मुंडाए के हो गए घोटम घोट। हे सूत तख्तेस के, सूत मतलब होता बेटा, हे सूत तख्तेस के, हे तक सिंह के बेटे, अब बाकी बचा लंगोट। अब ये लंगोट बचा है, ये खोल के नागा और हो जा तो पूरा अंग्रेज हो जाएगा। पूरा अंग्रेज हो जाएगा, फिर तेरे में कुछ ही बचेगा। आपने तो उन्होंने कहा लहरे भाई रे, कल से मुझे वापस उगवाते हैं, है ना, आपने तो ये नहीं करना था। अपने बाद में वो प्रभाव कभी आ ही नहीं पाया था जितना अंग्रेजों का आना था, पर उन्होंने अपना पूरा प्रयास किया। पर एक चीज में उनका प्रयास सफल रहा, गेम। ये भारत में गेम ही राजाओं के शुरू किए हुए हैं, क्रिकेट, पोलो,
है ना। ये भाई सिंपल सी बात है, पोलो कैसे खेला जाता है? घोड़ों से। आम आदमी कहां से लाएगा? राजा के पास तो थे। फिर पोलो के लिए इतना बड़ा ग्राउंड चाहिए, आम आदमी कहां से लाएगा? राजा तो बना सकता है। क्रिकेट के लिए अब क्रिकेट वनडे 2020 आया, पहले क्रिकेट में टेस्ट मैच ही होते थे। एक टेस्ट मैच होता 6 दिन का। कितने दिन का? आम आदमी फ्री थोड़ी बैठा है। राजा महाराजा फिर भी थे, राजा महाराजा ने कहा खेलो। तो इसलिए ना क्रिकेट पहले पहले आप पुराने मतलब 2000 ईस्वी तक भी, 2000 के बाद में क्रिकेट पूरी चेंज हो गई एक प्रकार से। 2000 ईस्वी तक आप पुराने कोई मैच देख लो, उनमें फील्डर बॉल के पीछे भागता नहीं है। शॉट मारा, बॉल गई तो पास में थी तो पकड़ ली, भागूंगा नहीं, मैं राजा हूं। भागूंगा थोड़ी बॉल के पीछे। तो बाहर बॉल बॉय हुआ करते थे, ग्राउंड के बाहर बॉल पकड़ के वापस फेंकेंगे, मैं नहीं जाऊंगा भाग के। तो ये प्रवृत्ति कई सालों तक रही थी। तो 2000 ईस्वी तक भी इस प्रकार के नहीं थे। फिर जब गांव के लड़के आने शुरू हुए ना, उन्होंने बॉल के पीछे भागना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया, डाइव। वरना राजा को लगता है कपड़े खराब नहीं हो जाए। डाइव क्या होती है? डाइव तो मतलब टेस्ट मैच में बीच में एक दिन की छुट्टी रखते कपड़े धोने के लिए। वह पुराने कपड़े पहन के थोड़ जाएंगे। और तब इतनी ड्रेस वगैरह ज्यादा होती नहीं थी। तो ये पूरा राजाओं का गेम ही था। तो जेंटलमैन गेम ही बोलते थे। ये गालियां वाले निकालना ऑस्ट्रेलिया वालों ने शुरू किया, क्योंकि वो गुंडे हैं। ऑस्ट्रेलिया में उन्हीं लोगों को बसाया गया था जो इंग्लैंड में गुंडे थे। इंग्लैंड में जो क्रिमिनल्स थे उनको अमेरिका में बसाया था या ऑस्ट्रेलिया में बसाया था। तो वो आज भी क्रिमिनल्स की औलाद है, तो क्रिमिनल्स ही है, वो दिखते भी हैं। बाकी अपने तो राजा महाराजा टाइप के लोग थे, तो भाई गालियां किस बात की यार, बड़े यूं जेंटल तरीके से बात क्या करते थे, इसलिए बोलते इसको थे जेंटलमैन गेम। बाद में ऑस्ट्रेलिया वालों ने निकालनी शुरू की, और फिर भारतीय क्रिकेट में जब से गांव वाले आने शुरू हुए तो उन्होंने कहा रुक रहा है। कैसा ऑस्ट्रेलिया वाले गाले निकालेंगे तो तुम क्या करोगे? अपने भी सामने निकालेंगे। तो तुम तो हिंदी में निकालोगे। कहा साहब गाली ऐसी चीज होती है जो कोई भाषा में निकाल दिया समझ में पक्की आती है। कुछ ना कुछ तो किया है साहब, हम बोला तो है कुछ ना कुछ, तो वो बात है। हरभजन सिंह ने, ऑस्ट्रेलिया के एक प्लेयर था वो एंड्रू साइमंड्स, तो उसने कहा था कि मेरे को इसने मंकी कहा है। उन्होंने कहा बंदर मंकी कह दिया होगा। हरभजन ने कहा कि मैंने जो कहा था मेनू की। मुझे क्या, तो कुछ ही कहे। वो गया यार, इसने मेनू की नहीं कहा था, इसने कहा था मंकी। और गांगुली का बाद में एक स्टेटमेंट है, गांगुली कहता है कि ना तो मंकी कहा था ना मेनू की कहा था, उसने मां से संबंधित कुछ दूसरा ही कहा था। उसको बेचारे को पल्ले ही नहीं पड़ा था किसी का। और पंजाबी आदमी था, 2-4 गालियां यूं ही निकाल देता चलता चलता। तो अपने इधर कोई प्रभाव पड़ा नहीं था ज्यादा, तो मेयो कॉलेज वाला। अच्छा, फिर क्रांति का और क्या प्रभाव है? क्रांति में जनता शामिल हुई। जनता शामिल हुई तो इससे एक बात पक्की पक्की तय हुई कि जनता अंग्रेजों के शासन की समर्थक तो भाई कम ही हुई हो, भाई डर के मारे ज्यादा लोग नहीं गए, पर कुछ लोग तो हुए थे शामिल। हम पढ़ते हैं भरतपुर में गुर्जर और मेव शामिल हो गए थे, है ना। हम पढ़ते हैं कोटा के अंदर तो जनता पूरी कब्जा करके बैठ गई थी, तो जनता शामिल तो हुई है। इसका मतलब अंग्रेजों की समर्थक तो नहीं है। लिखो, क्रांति में सामान्य जनता ने भी भाग लिया था। कॉमन पीपल ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन रिवोल्ट। क्रांति में सामान्य जनता ने भी भाग लिया था। कॉमन पीपल ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन रिवोल्ट। क्रांति में सामान्य जनता ने भी भाग लिया था। अतः यह सिद्ध हो गया था कि सो इट वॉज प्रूव्ड दैट, अतः यह सिद्ध हो गया था कि सो इट वॉज प्रूव्ड दैट जनता अंग्रेजों की समर्थक नहीं थी। पब्लिक वॉज नॉट ब्रिटिश सपोर्टर्स। जनता अंग्रेजों की समर्थक नहीं थी। पब्लिक वॉज नॉट ब्रिटिश सपोर्टर्स। जनता अंग्रेजों की समर्थक ही नहीं थी। क्रांति का ना 57 की क्रांति के बारे में एक चीज कही जाती है कि 57 की क्रांति जब हुई थी ना, तब तो उसका रिजल्ट प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि क्रांति का उद्देश्य क्या था? अंग्रेजों का राज खत्म करना। लेकिन अंग्रेजों का राज हमारे देश से खत्म नहीं। लेकिन क्रांति जब खत्म हो गई ना, उसके बाद लोग मोटिवेट बहुत हुए थे, और लोगों को लगा था कि अरे यार थोड़े से चूक गए, थोड़ा सा और जोर लगाते तो हम क्लियर कर जाते इसको। इसलिए क्रांति के होने के 100 साल के अंदर अंदर भारत आजाद हो गया। तो क्रांति के बारे में एक स्टेटमेंट है कि जिंदा हाथी लाख का, मरा हाथी 1.25 लाख का। क्या स्टेटमेंट है? कि हाथी जिंदा होता है तो कोई काम का नहीं होता,
क्या कर सकते हो आप हाथी का? ज्यादा ज्यादा सामान ढोलो इधर से उधर, और तो कोई हाथी काम में आता नहीं है। अब सामान ढोने में हो सकता है पूरी जिंदगी में अपने मालिक को 1 लाख रुपए कमा के दे, पर उससे ज्यादा खा जाता है वो। खाता ज्यादा है और कमाता कम, पर मरते ही केवल दांत बेचोगे तो 1.25 लाख का है। तो हाथी जिंदा काम का नहीं है, हाथी मरा हुआ। तो क्रांति हुई तब काम की नहीं थी, खत्म होने के बाद में ज्यादा काम की थी, क्योंकि बाद में उसने लोगों को मोटिवेट किया। लिखो, क्रांति ने आगामी राष्ट्रीय आंदोलन के लिए प्रेरणा स्रोत का कार्य किया था। रिवोल्ट वर्कड एज मोटिवेटर्स, रिवोल्ट वर्कड एज मोटिवेटर्स फॉर फोर्थकमिंग नेशनल मूवमेंट। क्रांति ने आगामी राष्ट्रीय आंदोलन के लिए प्रेरणा स्रोत का कार्य किया था। रिवोल्ट वर्कड एज मोटिवेटर फॉर फोर्थकमिंग नेशनल मूवमेंट। आगामी राष्ट्रीय आंदोलन के लिए प्रेरणा स्रोत का कार्य किया था। फोर्थकमिंग नेशनल मूवमेंट, फोर्थकमिंग, FORTH पूरा वैसे लिखना पड़ता है, ये नहीं, फोर्थ आने वाले, फोर्थकमिंग नेशनल मूवमेंट, आगामी राष्ट्रीय आंदोलन के लिए प्रेरणा स्रोत का कार्य किया था। तथा इसी में कंटिन्यू करते लिखो, तथा कुशाल सिंह चंपावत एंड कुशाल सिंह चंपावत तथा कुशाल सिंह चंपावत लोक कहानियों तथा लोकगीतों के नायक बन गए थे। बिकेम हीरो ऑफ राजस्थानी फोक स्टोरीज एंड फोक सॉन्ग्स। लोक कहानियों तथा लोकगीतों के नायक बन गए थे। बिकेम हीरो ऑफ फोक स्टोरीज एंड फोक सॉन्ग्स। लोक कहानियों तथा लोकगीतों के नायक बन गए थे। बिकेम हीरो ऑफ राजस्थान फोक स्टोरीज एंड फोक सॉन्ग्स। लोक कहानियों तथा लोकगीतों के नायक बन गए थे। एक राइटर में अपने गिरवर्धन लिखवाया था कि मैंने नहीं लिखवाया ना, एक राइटर में क्या नाम था, उन्होंने बाकायदा बाद में लिखा है कि अहुआ का संघर्ष आजादी का संघर्ष था। अहुआ का संघर्ष भाई यूं अपने देखने को लगता है यार कुशाल सिंह तख्त सिंह से लड़ाई थी इसलिए वो आपस में लड़ लिए थे, लेकिन जनता ने बाद में ये कहा कि नहीं, वो किसके लिए लड़े थे, आजादी के लिए। और ये गीत इतना पॉपुलर रहा कि हर होली पे गाते थे कि ढोल बाजे चंग बाजे भेड़ो बाजे बांकी और मोक में सन मार के आऊ माथा टांग। होली का गीत बन गया, लोग होली पे गीत गाने लगे थे इसको। इसी लाइन में कंटिन्यू करने में लिखो, कवि गिरवर्धन ने, पोइट गिरवर्धन, कवि गिरवर्धन ने, पोइट गिरवर्धन अहुआ के संघर्ष को आजादी का संघर्ष बताया था। कॉल्ड स्ट्रगल ऑफ अहुआ एज स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम। कॉल्ड स्ट्रगल ऑफ अहुआ एज स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम। अहुआ के संघर्ष को आजादी का संघर्ष बताया था। कॉल्ड स्ट्रगल ऑफ अहुआ एज स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम। अहुआ के संघर्ष को आजादी का संघर्ष बताया था। कॉल्ड स्ट्रगल ऑफ अहुआ एज स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम। अहुआ के संघर्ष को क्या बताया था, आजादी का संघर्ष। किसने, कवि गिरवर्धन। एक 57 की क्रांति की अच्छी बात यह रही कि अपने जब राजा महाराजा पढ़ने के लिए बाहर गए तो उनपे बाकी असर तो आए नहीं आए, पर उनका दिमाग तो विकसित हुआ, है ना, नई चीजें पता चली। आदमी कहीं भी जाता है ना तो 4 नई बातें सीख के आता है। मैं कहूं कि आप ये कि RS की तैयारी गांव बैठ के कर लो, ये कि RS की तैयारी अपने तहसील पे कर लो, ये कि RS की तैयारी आप जिले में कर लो, ये कि RS की तैयारी आप जयपुर कर लो, फर्क रहेगा। आप जब यहाँ आके पढ़ते हैं ना तो अलग अलग प्रकार के लोगों से मिलते हैं। आप जितने बड़े शहर के अंदर जाएंगे उतनी ज्यादा बातें सीखेंगे, उतना ही आपका वो जो व्यक्तित्व विकास होता है उसमें फर्क पड़ेगा हमेशा। तो जब अपने राजा महाराजा बाहर गए तो उनको कम से कम ये तो पता चला कि यार बाहर की दुनिया कितनी बदली हुई है। उनको समझ में आया कि यार यहाँ पे तो स्कूल है, अपने जो स्कूलों वाला सिस्टम में डेवलप ही नहीं हो पाता ढंग से। उनको ये भी पता चला लड़कियां भी पढ़ती है और उनके लिए अलग से स्कूल होते हैं। तो अपने राजा महाराजाओं ने खूब सारे स्कूल खोले। इसलिए आप नोटिस कीजिए उस समय अपने राजाओं के जो भी हेडक्वार्टर है, जैसे बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, भरतपुर, इन सब में स्कूल और कॉलेज अंग्रेजों के टाइम में खुल गए। भाई अपनी राजस्थान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी कौन सी, राजस्थान यूनिवर्सिटी, ये भी आजादी से पहले की। दोनों चीजें, हेल्थ में और इसमें आपके एजुकेशन में दोनों। राजस्थान का सबसे बड़ा हॉस्पिटल कौन सा, राजा के टाइम का है सबसे बड़ा हॉस्पिटल। सबसे इवन महिलाओं के लिए अलग से हॉस्पिटल खुला, जनाना, नाम ही देख लो उसका, जनाना हॉस्पिटल ही है। कि बाहर गए तब अपने वालों को समझ में आया कि सब महिलाओं के लिए हॉस्पिटल होना चाहिए, वरना आपने तो ये था कि डिलीवरी में महिलाएं मर जाती थी।
मैं तो कहता हूं आप तो 1970-80 तक की सारी फिल्में देख लीजिए भारत की, सब फिल्मों में कॉमन डायलॉग है, या तो मां बच सकती है या बच्चा बच सकता है, दोनों तो नहीं बचेंगे, एक तो मरेगा। अब तय कर लो मारना किसको है, मारेंगे तो सही है। यही था ज्यादातर फिल्म, आजकल फिल्मों में डायलॉग नहीं है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं हमारी मेडिकल फैसिलिटी क्या थी, कम थी, पर वो जितनी भी थी वो अंग्रेजों के टाइम में विकसित होने लग गई थी। उसका कारण यह था कि राजा महाराजा पढ़ने के लिए बाहर गए, अंग्रेजों के कॉन्टेक्ट में, तो थोड़ी बातें सीखे, तो फिर उन्होंने विकास भी किया। लिखो, अच्छा सुन लो, पूरी लाइन सुन लो ना। अब होता क्या है, जब एजुकेशन आई, स्कूल खुलवाने शुरू कर दी, कॉलेज खुलवाने शुरू कर दी, एजुकेशन आई तो नौकरियां लगने लग गए। पहले नौकरी वाला तो फील्ड ही नहीं था, पहले दो ही थे, या तो कर लो खेती, या किसी उद्योग में फैक्ट्री में जाके काम कर लो, या व्यापार कर लो, यही होता था। लेकिन अब नौकरियां लगने लग गए लोग, कोई छोटी मोटी नौकरियां आने लग गई थी, क्योंकि लिखा पढ़ी आने लगी। अंग्रेज ने कहना शुरू किया सब कुछ डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए, साहब ये भी लिखो, ये भी लिखो, ये भी लिखो। पहले आपने तो था कोर्ट की कार्रवाई है, तो कोर्ट की कार्रवाई बस ठीक है मौखिक रूप से हो गई, पर अब वो लिखवाते। अब लिखवाने के लिए आपको कर्मचारी चाहिए, कर्मचारी चाहिए तो पढ़े लिखे लोग होने चाहिए, पढ़े लिखे लोग होंगे तो एक नौकरी वाला ग्रुप बन गया। और नौकरी वाला जो ग्रुप होता है ना, वो हमेशा होता है मध्यम वर्ग। क्या होता है ना, किसी भी सोसाइटी में 3 क्लास होती है, अपर क्लास, मिडिल क्लास और लोअर क्लास, वो है जो मजदूरी पर जीवन यापन करती है। अपर क्लास वो है जिनके पास अथाह पैसा है, व्यापार से या किसी भी दूसरे साधन से। मध्यम वर्ग हमेशा नौकरी वाला ही होता है, ज्यादातर जो होगा सब मध्यम वर्ग है। जो भी नौकरी वाला सेक्टर है वो कौन सा है, पूरा का पूरा सर्विस सेक्टर है, वो पूरा का पूरा कैसा है, मध्यम। समाज में कोई भी चेंज जो आता है ना, सोसाइटी का कोई भी चेंज, वो हमेशा कौन लेके आता है, कारण कि लोअर जो क्लास है सबसे, उसको तो इतनी फुर्सत कहां पड़ी है कि वो सोचे कि समाज में क्या चेंज लेने हैं। वो तो ये सोचता है रात को तो खा लिया, कल तब मिलेगा जब कमा के लाऊंगा, कल नहीं कमाऊंगा तो कल वाले का जुगाड़, या 5 दिन का जुगाड़ है, 7वें दिन खत्म हो जाएगा, यही है। और अपर क्लास है, उसके पास इतना है कि उसको वैसे भी नहीं सोचना समाज में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बीच वाला जो है ना, वो क्या है, ऊपर जाने का प्रयास करता है। जो ऊपर जाने का प्रयास करता है, क्योंकि वो पढ़ा लिखा हो रहा था, तो उसके दिमाग में थोड़ आते हैं। फिर वो सोचता है ये चीज गलत है, ये चीज सही है, ये सही है तो इसको और बढ़ावा दूं, ये गलत है इसको चेंज करूं। इसलिए आज दिन तक दुनिया की सारी क्रांतियां मध्यम वर्ग ने की है। आज दिन तक दुनिया के सारे आविष्कार, जितने भी इन्वेंशन हुए हैं, वो सारे सारे किसने किए, मध्यम वर्ग ने किए। दुनिया के सारे आंदोलन यदि किसी ने चलाए तो किसने चलाए, और तभी सफल हुए। 57 की क्रांति भारत में अपर क्लास ने चलाई। 57 की क्रांति के सारे हीरो कौन है, अपर क्लास। बहादुर शाह जफर बादशाह है भाई, नाना साहब पेशवा है आपके, झांसी की रानी रानी है, इसलिए वो सारे के सारे अपर क्लास के लोग हैं। 57 क्रांति फेल है ना, असफल रही है 57 क्रांति, उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल नहीं। 57 की क्रांति के बाद का जो नेशनल मूवमेंट है, उसमें एक भी राजा महाराजा नहीं है, उसमें सारे मिडिल क्लास के लोग हैं। क्या गांधी जी कहीं के राजा थे, क्या नेहरू जी कहीं के राजा थे, क्या ये एकदम गरीब से थे। इनमें एक बात कॉमन है, ये सारे पढ़े लिखे, सारे पढ़ लिख के आए हुए, एकदम एक मिडिल क्लास या थोड़ा का तो अपर मिडिल क्लास के लोग थे। इसलिए इन सब ने नए तरीके अपनाए, यार ये तरीका बन सकता है, ये बन सकता है, ये बन सकता है। तो अपने भी यहां पर ये हुआ कि अपने जब राजा महाराजा पढ़ के स्कूल खोले, या अंग्रेजों ने जब यहाँ पे स्कूल खोले, उसे सोसाइटी में शिक्षा आई। शिक्षा आई तो कौन सा वर्ग आया, और पूरा आगे का जो हमारा नेशनल मूवमेंट है वो किसने लीड किया। हम आगे नेताओं का नाम पढ़ेंगे, जयनारायण व्यास, माणिकलाल वर्मा, विजय सिंह पथिक। क्या ये राजा है क्या कहीं के, क्या कहीं के सामंत है, नहीं। जब 57 की क्रांति में सारे के सारे सामंत दिखाई दे रहे हैं अपने, राजा अंग्रेजों के साथ है पर सामंत तो लड़ रहे हैं ना अपने, पर 57 की क्रांति के बाद ऐसा कुछ भी दिखाई देता है नहीं। ये लिखो, ये बड़ा खास पॉइंट है। राजस्थान में शिक्षा के विकास के कारण, ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन राजस्थान, राजस्थान में शिक्षा के विकास के कारण, ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन राजस्थान, समाज में मध्यम वर्ग का उदय हुआ था। मिडिल क्लास वॉज इवोल्व्ड इन सोसाइटी। समाज में मध्यम वर्ग का उदय हुआ था, मिडिल क्लास वॉज इवोल्व्ड इन सोसाइटी। समाज में मध्यम वर्ग का उदय हुआ था, मिडिल क्लास वॉज इवोल्व्ड इन सोसाइटी। जिसने आगामी राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व किया, विच लेड फोर्थकमिंग नेशनल मूवमेंट, विच लेड फोर्थकमिंग नेशनल मूवमेंट, जिसने आगामी राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व किया, विच लेड फोर्थकमिंग नेशनल मूवमेंट। किसका नेतृत्व किया, आगामी। जैसे एक दो एग्जांपल लिखो, जैसे जयनारायण व्यास,
एक दो नेताओं के नाम तो लिखे। जय नारायण व्यास, माणिक्यलाल वर्मा, विजय सिंह पथिक, विजय सिंह पथिक। ये सारे के सारे कौन से वर्ग के लोग हैं? मध्यम वर्ग। इसका मतलब सारे के सारे पढ़े लिखे। सारे के सारे क्या है? पढ़े। क्योंकि शिक्षा सबसे ज्यादा दिखाई देती है तो किसमें दिखाई देती है? मध्यम। भाई वो सिंपल सा वापस एग्जांपल ले लो, लोअर क्लास को ज्यादा पढ़ने के अवसर ही मिलेंगे, अपर क्लास क्यों ही पढ़ेगा? भाई आपको लगता है क्या मुकेश अंबानी का बेटा कभी ऐसे बात करता होगा कि आरएस की वैकेंसी तो आ ही नहीं रही है, क्या तरीका है? ये आरपीसी में भ्रष्टाचार है, पेपर लीक हो जाते हैं, फिर तो कोई मतलब ही नहीं निकलता, मैं तो पढ़ता हूं, ऐसी थोड़ी बात करता है ना। एकदम जो लोअर क्लास है उन्होंने 10th ही पास नहीं हुई, उनको पहले कोई ना कोई काम करना पड़ा है ना, कोई ना कोई फैक्ट्री में जाना पड़ा होगा, खेती करनी पड़ी होगी। आप जो सब लोग आए हो ना, आप सब मध्यम वर्ग। मध्यम वर्ग में आप अपने 3 हिस्से कर ले भले कि सर निम्न मध्यम वर्ग है और उच्च मध्यम वर्ग है, जिनमें थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है। और मैं तो हमेशा समझता हूँ गांव वाला जो है ना वो तो अपना लगभग निम्न मध्यम वर्ग ही होता है, जो थोड़ी कमाई करके थोड़ा सा ऊपर जाने का प्रयास करता है, इतने में कोई ना कोई ब्याह आ जाता है तो वापस बीपीएल के अंदर आ जाता है। फिर 5-7 साल कमाई करके थोड़ा ऊपर जाता है, इतने में कोई ना कोई डोकरा शांत हो जाता है, वापस उसके अंदर जाते हैं। थोड़ी बहुत कमाई करके फिर ऊपर आते हैं, इतने बुआ जी के बात आ जाता है तो वापस चले जाते हैं। तो हम उसके बीच में वो रस्साकस्सी सी खेल रहे होते हैं, कभी थोड़ा सा ऊपर जाते हैं कभी नीचे, बाकी होते क्या सारे के सारे मध्यम वर्ग। और भारत में ज्यादातर सफल लोग जो आप देखोगे ना वो ज्यादातर कौन है? मध्यम वर्ग, जो अपने दम पर आगे बढ़े हो। कि भाई आपका जो सर मुकेश अंबानी सफल है तो बापू के पास पैसे थे, फिर उनके पास आ गए, फिर आगे वालों के पास में आ गए। पर बाकी जो आप ज्यादातर, अब मैं तो एक बड़ा सिंपल सा उदाहरण देता हूँ, कपिल शर्मा है ना, आप बड़े ही सिंपल उदाहरण है, महेंद्र सिंह धोनी, शाहरुख खान। ये तो क्या भारत में तो क्या है, थोड़ा सा है जी कि गरीबी को महिमा मंडित किया जाता है भारत में। भारत में गरीब होने को अच्छा माना जाता है, इसलिए जब भी इनकी कहानियां सुनाई जाती हैं तो कहानियां वैसे सुनाई जाती है कि इनका जन्म एक बहुत गरीब परिवार में हुआ था। गरीब परिवार में होता ना तो आगे आने के मौके छोड़ो, आते ही नहीं, आप वहीं रह जाते, आपको कोई ना कोई मजदूरी करनी पड़ती, घर चलाना पड़ता। आप थोड़े ठीक थे इसलिए थोड़े से मौके मिले, थोड़े आप मेहनती थे, आपने खूब मेहनत की, तब आप आगे आ गए। शाहरुख खान के बारे में हमेशा ही आता है कि मध्यम वर्गीय परिवार से, इनको शाहरुख खान का तो है कि एक साधारण परिवार में जन्म। अरे मां जज थी, मां जज थी, हमारी मम्मी 5वीं नहीं पढ़ी, तुम्हारी मां जज थी, मतलब दादी वाली पीढ़ी की लुगाई तो जज थी। इंदिरा गांधी के घर में सीधा आना जाना था, इंदिरा गांधी की दोस्त थी, प्रधानमंत्री की दोस्त थी। हमने अब तक जीवंता प्रधानमंत्री नहीं देखा, जिनको देखा टीवी पे देखा है ना, मतलब यूं सामने मोदी जी आ जाए तो अपने खुद के भी चुनती करें। मोदी जी देख रहे हैं, सच में देख रहे हैं, मोदी जी की भी हाथ लगाना पड़ेगा, आप ही हो मोदी जी हो, सच में हो, तो हमने नहीं देखा। पर है भारत के अंदर, मतलब ऐसे यूं बेतुकी बात करेंगे कि दिल्ली से मुंबई गए थे तब उनके पास ट्रेन में जाने के पैसे नहीं थे। कैसे पॉसिबल हो सकता है यार? और कौन है ऐसा जो दिल्ली से मुंबई यूं जाएगा और बिना पैसे लिए चला जाएगा? मतलब यूं जान देंगे घर वाले, मैं कितना गरीब से गरीब हो ना, वो भी कहीं भेजे तो कहेगा मैं कर्जा लेके आऊं, पर पैसा लेके जाओ। ये थोड़ी है कि मतलब यूं पैसे नहीं है घर वालों के पास, घर वालों का जा सिमरन। तो यह तो क्या है, भारत में हमेशा गरीबी महिमा मंडित की जाती है, गरीबी ग्लोरीफाई की जाती है। भारत में गरीब होना अच्छा माना जाता है ना। मतलब यदि आप भारत में ये कहते हो ना कि ये एक बड़ा आदमी है और ये पैसे वाला है, तो फिर लोग एक्सेप्ट नहीं करते। फिर नहीं हुआ होगा भाई साहब। अब आप ये कहो कि इनका जन्म बेहद गरीब परिवार में हुआ था, ये बहुत साधारण परिवार में पले बढ़े थे, तो लोगों को लगता है कि नहीं यार इसने मेहनत की होगी। जबकि आप नोटिस, मैं हमेशा देखता हूं कि मेरे पापा 3rd ग्रेड टीचर है। मैं जब पढ़ता था 5वीं तक पढ़ता था, एक बहुत साधारण से बहुत छोटे से गांव के अंदर, एकदम पाकिस्तान बॉर्डर से 8-10 किलोमीटर अंदर का गांव था। हम 5वीं के अंदर शायद 26 लोग थे या 24 लोग थे जिन्होंने 5th क्लास पास की उस गांव की गवर्नमेंट स्कूल से। हम 26 में से, मैं अब कई बार सोचता हूं कि हम में से कितने लोग थे जिन्होंने 6 में एडमिशन लिया? 10 भी नहीं थे हम कि जिन्होंने 6 में एडमिशन लिया, बाकी 5वीं के बाद पढ़ाई छोड़ गए। कारण कि गांव की आर्थिक परिस्थितियां या सामाजिक परिस्थितियां या बाहर जाने की व्यवस्था नहीं रही होगी,
तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, खेती में काम कर लेते हैं, है ना। मामा का बेटा वहां पर जॉब करता है तो वहां पे जाके जॉब कर लेते हैं। कोई एक आधी साल 6-7 में गया होगा, फिर वापस आ गया होगा, पर वो कोई ना कोई काम लगे। अब मैं सोचता हूं हम 10 जो हम 6 के बाद में आगे गए होंगे, 5th के बाद आगे, उनमें से कितने 10th किए थे? मैं गिन लेता हूं अंगुलियों पे कि यार हम 2-3 ही थे जिन्होंने 10th के बाद में पढ़ाई की, और किसी ने पढ़ाई नहीं। अब मैं देखता हूं वो जो 2-3 पढ़ाई की वो कौन है, तो फिर मैं देखता हूं कि वो कहीं ना कहीं बाकियों की तुलना में थोड़े ठीक है। वो उस मध्यम वर्ग में आ रहे थे, इसलिए घर वाले सर्वाइव कर रहे थे कि नहीं यार इनको पढ़ने के लिए भेजा जा सकता है। बाकियों को तो मौके नहीं मिले, नहीं मौके मिले तो वहीं रह गए। तो आप यदि आगे आए हो थोड़े से, इसका मतलब कहीं ना कहीं घर वालों के पास में कुछ ना कुछ तो था। यदि नहीं होता एकदम तो नहीं होता। पर वही है, मेरे को अभी किसी ने दिखाया कि किसी ने एक वीडियो बना रखा है मेरा, और उसके ऊपर वो टाइटल लगा रखा है, बेहद गरीब परिवार से यहां तक कैसे पहुंचे। मैं ये मेरे को जिस दिन मिलेगा ना मैं कूटूंगा इसको, है ना। मैं कतई गरीब नहीं रहा। और फिर गरीबी सापेक्ष है, गरीबी सापेक्ष है कि भाई मुकेश अंबानी का बेटा भी दिखता होगा कि बाबा कितने कम पैसे हैं ना, देखो, है ना। बिल गेट्स तो इतने लेके बैठा और अपने पास तो है ही नहीं, है ना। अपने पास तो केवल 5 ही हेलीकॉप्टर है, बाकी उनके पास तो 15 हेलीकॉप्टर है। ये भी तो तुलना होती होगी। और हम 11th में पढ़ते थे तो साइंस थी, तो साइंस में हिंदी इंग्लिश कमजोर रह जाती, मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री वही निकालते रहते हमेशा। तो हमारे हिंदी के मैम थे, बहुत भले बड़े जेंटल मैम थे। तो उन्होंने एक दिन क्लास के अंदर कहा कि मैं आपकी हिंदी की एक्स्ट्रा क्लास लूंगी, और पूरे 40 बच्चों की क्लास ने तालियां बजा के स्वागत किया। अरे मैम कितना सोचते हैं, एक्स्ट्रा क्लास का मतलब है मैम 1 घंटे हमारे लिए रुकेगी, और प्राइवेट स्कूल वाले पैसे भी नहीं देते अलग से। मैम ही अपनी तरफ से लोड ले रही है कि मैं बच्चों को पढ़ाऊंगी। हम 3 लोग, एक मैं, 2 गंगानगर के और जो वहां पे आगे रूम लेके बीकानेर पढ़ते थे, हम तीनों मैम के पास गए। और मैम हमको जानते थे, हम पढ़ने में भी ठीक थे, तो मैम के यूं अच्छे स्टूडेंट्स में भी आते थे। और हमने जाके कहा कि मैम थैंक यू, आपने निर्णय लिया कि आप एक्स्ट्रा क्लास लोगे, पर हम इस क्लास में नहीं आएंगे। क्यों नहीं आओगे तुम लोग? क्या तुम्हारी हिंदी बहुत ज्यादा अच्छी हो गई है? तो मैं अच्छी तो नहीं भी, पर फिर भी ठीक है, आपने हमारे टेस्ट में नंबर वगैरह देखे होंगे। पर नहीं आने का कारण दूसरा मैम, नहीं आने का कारण यह है कि क्लास की छुट्टी होती है 1:30 बजे। हम 1:30 बजे घर यहां से निकलते हैं तो 2:45 बजे हमारे रूम पहुंचते हैं। फिर जाके हम खाना बनाते हैं, खाना बनाते हैं तो 2:45 हो जाते हैं मैम। फिर हम खाते हैं तो 3 बज जाते हैं, और सुबह 7 बजे गए हुए होते हैं। यदि आपने 1 घंटे एक्स्ट्रा क्लास ली तो हम सुबह वाला खाना 4 बजे खाएंगे। तो मैम के भाव चेंज हो गए। अच्छा, मैम ने कहा तुम खाना बनाते हो? जी मैम। तो तुम्हारे यहाँ कोई परिवार वाले नहीं रहते? नहीं मैम। तो तुम डेली खाना बनाते हो? जी मैम। तो तुम्हें खाना बनाना आता है? जी मैम। कब से? सिंस 1999। मैं 6 क्लास में ऐसा तब से खाना बनाता हूं, और अब तो मैं इतना एक्सपर्ट हो गया हूं। मैम को मैं कहना चाहता था कि मैं बारात जिमा दूं, मैं लुगाइयों से ज्यादा गोल रोटी बना लूं। तो मैं तो पूरा एक्सपर्ट हूं इस मामले के अंदर। तो मैम हम तीनों को क्लास में लेके, मेरे को अब भी याद है, हम तीनों को लाके खड़ा किया, पूरी क्लास को कहा कि सॉरी मैं क्लास नहीं ले पाऊंगी, ये इन 3 गरीब बच्चों के कारण है। ये 3 गरीब बच्चे हैं, और ये यहाँ पे खाना खुद बनाते हैं। और हमने, अब मैं कई बार हंसता हूँ खुद ही, मेरे वो दोनों दोस्त मिल जाते हैं ना, हंसते हैं इस बात पे। और हमने भी बड़ा मुंह लटका गया, बहुत गरीब है। और पूरी क्लास हमें गालियां निकालेगी इन गरीबों के चक्कर में, और हमारी एक्स्ट्रा क्लास चली गई। पर गरीबी सापेक्ष है। मैम की नजर में खाना बनाना भी गरीब होना था, जबकि हमें लगता है कि वहां और कोई साधन ही नहीं था। क्या करते? खाना नहीं बनाते थे। घर वाले तो 150 किलोमीटर दूर से आने से रहे हमारे खाना बनाने के लिए। अब क्या हो सकता था? या तो होटल में जाकर रोटी खाते हैं, या रूम पे बनाते। होटल वाली से हमें लगता था कि पेट खराब हो जाएगा, डेली होटल वाली खाई नहीं जाती, तो अपने बना लेते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या था? कुक हो जो बना के चला जाए। उन दिनों बीकानेर में कल्चर ही नहीं थी कुक आए। मुझे याद है, मैं जब 12th के लास्ट में आया था तब हमें पता चला कि यार एक कुक है, वो बनाता है। हमने छोड़ दिया था बनाना। कुक आता था बाकायदा, वो बना के जाया करता। पर जब तक नहीं है तब तक तो खुद ही बनाते। खुद खाना बनाने को गरीबी की श्रेणी में कैसे रखा जा सकता है? पर मैम ने रखा हमें को। तो सापेक्ष है जी कि आप गरीब किस प्रकार से और किस प्रकार से नहीं हो। बाकी हम ज्यादातर मध्यम वर्ग है, इसलिए वो पढ़ने के मौके, इसलिए मध्यम वर्ग सोसाइटी में चेंज लाता है। आप कभी नोटिस कीजिए, सती प्रथा के लिए भारत में आंदोलन किसने चलाया? राजा राम मोहन राय। क्या वो राजा थे कहीं के? ना, राजा उनकी उपाधि है, बाकी राजा नहीं थे वो। क्या वो एकदम अनपढ़ आदमी या गरीब आदमी है? 28 भाषा आती थी, पढ़े लिखे थे। अरबी, फारसी, संस्कृत, अंग्रेजी, खूब सारी भाषाएं जाना करते थे, पढ़े लिखे आदमी थे। बंगाली थे तो बंगाली तो आती थी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर विधवा विवाह के लिए कानून ले गए। क्या एकदम अनपढ़ आदमी थे? नहीं। क्या वो एकदम गरीब आदमी थे? नहीं।
दयानंद सरस्वती, आप जितने लोग देखोगे इनमें न तो एक भी बहुत उच्च वर्ग का व्यक्ति है, ना एकदम ही निम्न वर्ग का व्यक्ति। ये कौन से हैं बीच वाले? और मध्यम वर्ग में ही चीजें होती है जिनमें चेंज लाया जा सकता है। आप सिंपल से एकदम घूंघट होता है, घूंघट एकदम जो निम्न वर्ग मिलेगा उनके अंदर आपको ये चीज कम मिलेगी। एक महिला जिसको बेचारी को खेत में काम करना पड़ता होगा, एक महिला इसको फैक्ट्री में 100 पुरुषों के बीच में काम करना पड़ेगा, वो घूंघट रखेगी तो क्या करेगी? फिर वो काम कैसे कर पाएगी? उनके हटेगी ये चीजें। उच्च वर्ग में होता ही नहीं। अपने को कैसे लगता है भाई नीता अंबानी घूंघट रखते होंगे? ऐसा नहीं है ना कि भाई मोदी जी कभी जाए करके जाना पड़े। आपके और मेरे घर में तो अभी तक चल रहे हैं, थोड़े बहुत कम हो गए हैं पर है ना, अवशेष के रूप में भी ऊपर चल रहे हैं ना, क्योंकि हम मध्यम वर्ग में हैं। तो अपने को न तो कभी निम्न बताना है ना कभी उच्च बताना। उच्च आए नहीं क्योंकि उस दिन पूरे हट जाएंगे, निम्न है नहीं क्योंकि होते तो पढ़ने के मौके नहीं मिलते। यहां है इसका मतलब निम्न में तो नहीं है, हाँ, मध्यम में ऊपर नीचे कर सकते हो, उच्च हुए नहीं। जिस दिन उच्च होंगे उस दिन भी नहीं पढ़ेंगे, उस दिन किताबें कौन भाई साहब, ये वैकेंसियां कौन देखे? फिर बापू के पास पैसे होंगे ऐस करेंगे भाई साहब, नहीं। मुकेश अंबानी वाला बेटा कहता है हमने अभ्यारण्य बना लिया, खुद नहीं वनतारा बना रखा है, पूरी तरीके से खुद का अभ्यारण्य बना रखा। अपने अभी तक चिड़ियाघर देख रहे हैं, अभ्यारण्य छोड़ो। अगला लिखो, नया टॉपिक लिखो, सॉरी इसमें लिखो क्रांति का स्वरूप। ये प्रभाव हो गया क्रांति का स्वरूप, नेचर ऑफ रिवोल्ट। अरे जगह छोड़ के लिख ले कंजूस। तुम सारे निम्न वर्गीय हो। कोई मत है, कोई सब हेडिंग नहीं। क्या करेगी पैसे बचा के? हैं? हाँ इतना छोड़ दे। यूं पापा को कह के थोड़ी आई थी लड़कियां तुम कि दहेज का तुम बचा के ले आएगी, है ना, रजिस्टर का थोड़ा थोड़ा पन्ना बचाएगी तो भी दहेज का जुगाड़ तो हो ही जाएगा ना। ऐसा थोड़ी था आपने। अच्छा स्वरूप क्या होता है, नेचर क्या होती है, कि ये चीज है क्या? मैं पूछू भाई ये मेरे पास मार्कर है तो इसका क्या स्वरूप है, तो क्या है ये, कैसी बनी हुई है, किस चीज की बनी हुई है, क्या है, यही तो है। सेम क्रांति के बारे में, क्रांति का स्वरूप क्या, तो क्रांति क्या थी, हुआ क्या था वो वास्तव में। अब इसके प्रति अलग अलग लोगों की अलग अलग राय हो सकती है। इस पेन को आप देख के ये भी कह सकते हो, कोई कहे कि सर ये कांच का बना हो सकता है, कोई कहे कि सर चमक रहा है वैसे तो कांच का ही लगता है, कोई कहे नहीं सर प्लास्टिक ही हो सकता है, देखो टूट नहीं रहा आपके हाथ के अंदर भी। अलग अलग लोगों की राय हो सकती है। वैसे क्रांति के बारे में भी लोगों की क्या है, अलग अलग। वैसे अंग्रेजों ने कभी ये माना ही नहीं कि क्रांति थी, क्योंकि यदि अंग्रेज ये मान ले कि क्रांति थी तो क्रांति कब करती है? जब जनता राजी होती है तो करती है, नाराज होती है तो करती है। अच्छा जनता नाराज कब होगी? जब कोई अंग्रेज बहुत भला राज करेंगे तब, या बुरा राज करेंगे तब। इसका मतलब यदि अंग्रेज ये मानते हैं क्रांति है तो उनको मानना पड़ेगा हमारा राज बुरा है। आपकी मान डाकण कौन कहे? अंग्रेज इस बात को कैसे एक्सेप्ट कर लेते कि हमारा राज बहुत अच्छा था? तो उन्होंने कहा भाई साहब क्रांति व्रांति नहीं थी, फौजियों की थोड़ी दिक्कत थी। किसके? कैसे? तो उन्होंने कहा देखो ये तो हम एक्सेप्ट करते हैं, थोड़ा तो दिक्कत उनके चल रही थी पद और वेतन को लेके। किसको? सैलरी और प्रमोशन को लेके। सैलरी कम मिल रही थी उनको थोड़ी, और उनके ज्यादा प्रमोशन भी नहीं हो रहे, तो थोड़े तो नाराज थे हमसे, हम एक्सेप्ट करते हैं। और चर्बी वाले कारतूसों ने ज्यादा नाराज कर दिया और इसलिए फौजियों ने क्रांति कर दी थी। बाकी भाई साहब जनता तो पूरी राजी थी, हमारा राज जैसा तो कहीं पे राज ही नहीं था। अंग्रेजों ने इसको हमेशा सिपाही विद्रोह बताया। क्या बताया? एक नंबर लगा के लिखो, सिपाही विद्रोह, सिपाही म्यूटिनी। लिखो अंग्रेजों के अनुसार अकॉर्डिंग टू ब्रिटिशर्स, अंग्रेजों के अनुसार अकॉर्डिंग टू ब्रिटिशर्स, सेवा संबंधी कठिनाइयों तथा चर्बी वाले कारतूसों के कारण, सेवा संबंधी कठिनाइयों तथा चर्बी वाले कारतूसों के कारण, ड्यू टू सर्विस रिलेटेड प्रॉब्लम्स एंड ग्रीस्ड कार्टिजेस, ड्यू टू सर्विस रिलेटेड प्रॉब्लम्स एंड ग्रीस्ड कार्टिजेस, सेवा संबंधी कठिनाइयों तथा चर्बी वाले कारतूसों के कारण, सर्विस रिलेटेड प्रॉब्लम्स एंड ग्रीस्ड कार्टिजेस, सेवा संबंधी शर्तों तथा चर्बी वाले कारतूसों के कारण
सैनिकों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। सोल्जर्स रिवोल्टेड अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। सैनिकों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। सोल्जर्स रिवोल्टेड अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। सैनिकों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। सोल्जर्स रिवोल्टेड अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। सैनिकों ने अंग्रेजों के खिलाफ क्या कर दिया था। लेकिन यह कथन सत्य नहीं है। लिखो एक बार फिर समझाता हूं। लेकिन यह कथन सत्य नहीं है, बट दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। लेकिन यह कथन सत्य नहीं है, बट दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। अंग्रेज क्या बताते हैं इसको, सैनिक विद्रोह या सिपाही विद्रोह क्यों बताते हैं? वो कहते हैं भाई ये तो सर्विस में दिक्कत थी। क्या दिक्कत थी सर्विस में? तो सैलरी कम थी, प्रमोशन नहीं हो रहे थे, तो परेशान तो थे। और फिर फाइनली उनको ब्लास्ट करने का मौका मिल गया, किसमें? चर्बी वाले कारतूस। पर हम कहते हैं यह बात सच्ची नहीं। कैसे? हम कहते हैं यदि सिपाहियों को प्रॉब्लम थी तो फिर ब्यावर और खेरवाड़ा में क्रांति क्यों नहीं हुई? ब्यावर खेरवाड़ा में भी तो सिपाही बैठे हैं, वहां पे क्रांति क्यों नहीं हुई? यदि सिपाहियों को भी प्रॉब्लम थी तो फिर सिपाही तुम्हारी तरफ से क्यों लड़े? हम तो पढ़ते हैं कि अजमेर की सुरक्षा के लिए ब्यावर से बटालियन आ गई थी, मेरवाड़ा बटालियन आ गई थी। इसका मतलब किसका साथ दे रहे हैं? अंग्रेजों का साथ दे रहे हैं। और खूब सारे अंग्रेजों ने क्रांति दबाई भी तो सेना की सहायता से है। क्रांति करने वाले सैनिक है, दबाने वाले भी कौन है? सैनिक। दबाने वाले भी भारतीय सैनिक, करने वाले भी। इसका मतलब केवल फौजियों की प्रॉब्लम तो नहीं। और यदि केवल फौजियों की प्रॉब्लम थी तो ताराचंद पटेल क्या कर रहा है? हमने पढ़ा निम्बा एडा में ताराचंद पटेल ने जैक्सन का सामना कर लिया था, वो तो फौजी नहीं है। यदि क्रांति से केवल फौजियों को दिक्कत थी तो फिर अमरचंद बांटिया क्यों धन दे रहा है? उसको तो आपकी तरफ आना चाहिए था, जबकि अमरचंद बांटिया ये टोंका नासिर मोहम्मद खान और कोठारिया का जोश सिंह ताता टोपे को लेके क्यों घूम रहे हैं? इसका मतलब प्रॉब्लम तो दूसरी है, केवल सैनिकों को नहीं है, नॉन मिलिट्री एलिमेंट है, वो भी क्या थे? क्रांति में शामिल। देखो क्योंकि बिकॉज ब्यावर तथा खेरवाड़ा छावनियों में सैनिकों ने क्रांति नहीं की थी। सोल्जर्स डिड नॉट रिवोल्ट इन ब्यावर एंड खेरवाड़ा कैंटोनमेंट। ब्यावर तथा खेरवाड़ा छावनियों में सैनिकों ने क्रांति नहीं की थी। सोल्जर्स डिड नॉट रिवोल्ट इन ब्यावर एंड खेरवाड़ा कैंटोनमेंट्स। ब्यावर तथा खेरवाड़ा छावनियों में सैनिकों ने क्रांति नहीं की थी। सोल्जर्स डिड नॉट रिवोल्ट इन ब्यावर एंड खेरवाड़ा कैंटोनमेंट्स। तथा अधिकतर भारतीय सैनिक एंड मोस्ट ऑफ इंडियन सोल्जर्स अंग्रेजों की तरफ से लड़ रहे थे, वर फाइटिंग फ्रॉम ब्रिटिश साइड। अंग्रेजों की तरफ से लड़ रहे थे, वर फाइटिंग फ्रॉम ब्रिटिश साइड। अंग्रेजों की तरफ से लड़ रहे थे, वर फाइटिंग फ्रॉम ब्रिटिश साइड। तथा क्रांति में असैनिक तत्व भी शामिल थे, नॉन मिलिट्री एलिमेंट्स ऑल्सो जॉइंड रिवोल्ट। तथा क्रांति में असैनिक तत्व भी सम्मिलित थे या शामिल थे, नॉन मिलिट्री एलिमेंट्स ऑल्सो जॉइंड रिवोल्ट। तथा क्रांति में असैनिक तत्व भी सम्मिलित थे, नॉन मिलिट्री एलिमेंट्स ऑल्सो जॉइंड रिवोल्ट। दूसरा लिखो, सामंती विद्रोह। फ्यूडल्स रिवोल्ट। सामंती विद्रोह, फ्यूडल्स रिवोल्ट। यह भी कुछ अंग्रेजों ने कहा। अंग्रेजों ने कहा, कुछ ने कहा कि सैनिक विद्रोह है, कुछ ने कहा नहीं भाई साहब सैनिकों वाला तो नहीं है, पर ये राजस्थान में जो हुआ है ये किसका विद्रोह है? सामंत। क्यों? तो कहा साहब हम आए तो हमारे आने के बाद में सामंतों के विशेषाधिकार समाप्त हो गए, सामंतों के टैक्स कम हो गए, सामंतों की सेनाएं समाप्त हो गई। इसलिए सामंत राजा से लड़ रहे थे। सामंत किसे लड़ रहे थे? लड़ाई तो कुशाल सिंह और तख्त सिंह की थी, हम तो फालतू में चपेटे में आ गए। लड़ाई तो स्वरूप सिंह और सलुम्बर वाले केसरी सिंह की थी, हमारा क्या लेना देना था? हम तो फालतू में उनके लपेटे के अंदर आ गए थे। इसलिए हमारा कोई लेना देना नहीं है। राजस्थान में जो भी विद्रोह हुआ है वो किसके किसके बीच में? सामंत और सामंत अपने अधिकारों को पुनः प्राप्त करना चाहते थे। क्या करना चाहते? अपने अधिकारों को पुनः, इसलिए उन्होंने क्रांति की थी। बाकी हमारा उस क्रांति से कोई भी लेना देना नहीं। देखो अंग्रेजों के अनुसार
अकॉर्डिंग टू ब्रिटिशर्स, अंग्रेजों के अनुसार, अकॉर्डिंग टू ब्रिटिशर्स, सामंत अपने अधिकारों की पुनः प्राप्ति के लिए राजाओं के खिलाफ लड़ रहे थे। सामंत अपने अधिकारों की पुनः प्राप्ति के लिए राजाओं के खिलाफ लड़ रहे थे। फ्यूडल लॉर्ड्स वर फाइटिंग, फ्यूडल लॉर्ड्स वर फाइटिंग टू रीगेन देयर राइट्स अगेंस्ट किंग्स। फ्यूडल लॉर्ड्स वर फाइटिंग टू रीगेन देयर राइट्स अगेंस्ट किंग्स। सामंत अपने अधिकारों की पुनः प्राप्ति के लिए राजाओं के खिलाफ लड़ रहे थे। फ्यूडल लॉर्ड्स वर फाइटिंग टू रीगेन देयर राइट्स, रीगेन करना ना, दोबारा प्राप्त करना, रीगेन देयर राइट्स अगेंस्ट किंग्स। सामंत अपने अधिकारों की पुनः प्राप्ति के लिए राजाओं के खिलाफ लड़ रहे थे। फ्यूडल लॉर्ड्स वर फाइटिंग अगेंस्ट किंग्स टू रीगेन देयर राइट्स। पर हम कहते हैं भाई साहब, यदि यह बात हो कि सामंतों की लड़ाई किसके खिलाफ थी? राजाओं। तो फिर वो शिवनाथ सिंह आसोप नारनौल में क्या कर रहा था? हमने तो पढ़ा है कि एरिनपुरा वाले फौजी जब दिल्ली गए तो उनके साथ में कौन गया? शिवनाथ सिंह आसोप, बिशन सिंह गुलर, अजीत सिंह आलिनेवा, और रेवाड़ी पे कब्जा किया, नारनौल में हारे हैं। तो फिर तो तकसिंग से लड़ाई होती, जोधपुर में लड़ते। यदि तकसिंग से लड़ाई होती तो जोधपुर के बाहर जाके क्यों लड़ रहे हैं? और यदि राजा से लड़ाई थी तो ये कोठारिया वाला जोध सिंह तात्या टोपे को, नाना साहब को, उनको बिठा के क्या प्रूव कर रहा है? राजा की लड़ाई है तो फिर तो जोध सिंह के और स्वरूप सिंह के बीच में लड़ाई होनी चाहिए। पर कोठारिया में नाना साहब बैठे हैं, कोठारिया में राव साहब बैठे हैं, कोठारिया के अंदर भीमजी चारण बैठे हैं, कोठारिया में तात्या टोपे बैठा है, कोठारिया के अंदर कुशाल सिंह चंपावत बैठा है। ये सारे के सारे लोग यदि यहां पर है तो इसका कारण है सामंत की राजा से लड़ाई नहीं है, सामंत की तुम्हारे राज के खिलाफ लड़ाई है। क्योंकि सामंत को लग रहा है कि अंग्रेजों के आने के बाद मेरी हालत ये हुई है और राजा अंग्रेजों के दबाव में ये सब कर रहा है, तो वो राजा के खिलाफ तो लड़ रहा है, साथ में तुम्हारे खिलाफ भी लड़ रहा है। लिखो, लेकिन यह कथन सत्य नहीं है। बट दिस स्टेटमेंट इज नॉट जस्टिफाइड। लेकिन इस कथन को सत्यापित नहीं किया जा सकता। यूं लिख लो ताकि थोड़ा लाइन चेंज हो जाएगी। लेकिन इस कथन को सत्यापित नहीं किया जा सकता। बट दिस स्टेटमेंट वॉज नॉट जस्टिफाइड। लेकिन इस कथन को सत्यापित नहीं किया जा सकता। बट दिस स्टेटमेंट वॉज नॉट जस्टिफाइड। लाइन चेंज करके लिखना, क्योंकि बिकॉज मारवाड़ के सामंतों ने, फ्यूडल लॉर्ड्स ऑफ मारवाड़, मारवाड़ के सामंतों ने, फ्यूडल लॉर्ड्स ऑफ मारवाड़ क्या हुआ है? इधर मारवाड़ के सामंतों ने दिल्ली तक विद्रोहियों का साथ दिया था, दिल्ली तक विद्रोहियों का साथ दिया था। हेल्प रिबेल्स टिल दिल्ली, दिल्ली तक विद्रोहियों का साथ दिया था। हेल्प रिबेल्स टिल दिल्ली। क्या हुआ है? तेरे तभी ठीक नहीं, क्या हुआ? क्या हो गया? जैसे चक्कर आ रहे, सिर दुख रहा है, आधे घंटे यूं हिम्मत रख ले। है नोट सर कंप्लीट है, बेच चेंज कराया क्यों? बेच चेंज क्यों कराया? हेल्थ इश्यूज। तो अब भी बने में बोला अपने है, फिर इस बेच के बाद भी अपने को एक और बेच चेंज करना पड़ेगा। तो नोट्स कंप्लीट है तो बेच चेंज ही क्यों किया? फिर तो अगले किसी सब्जेक्ट में नोट्स जब रह जाएंगे तब अपने को वापस बेच चेंज करना पड़ेगा ना। थोड़ी हिम्मत रख, आधे घंटे में क्या फर्क पड़ जाएगा? है आज तो जाना ही पड़ेगा। आज तो भयंकर वाला सर दर्द कर रहा है तेरा, बैठा नहीं जा रहा है एकदम। है आंधा शीशी हो गई एकदम। आंधा शीशी जानते हो अगर क्या होती है? आधा माथा दुखना, ना माइग्रेन वाला। वैसे आधा दुख रहा है तेरा, एक साइड से जब जब पूरा ही दुख रहा है। देख आज कोशिश करा आधे घंटे, है जा, क्या कर सकते हैं। पर मैं कभी यूं तुम्हारी मनोस्थिति समझ ही नहीं पाता कि थोड़ा खुद की कैपेसिटी बढ़ानी चाहिए ना, है ना भाई। जैसे मेरे ना अभी तक भी आदत है, मैं बहुत रेयर जो होगा जो कभी सरदर्द की टैबलेट लेता हूं। मुझे लगता है ठीक हो जाएगा, दुख आगे थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा ना, क्योंकि अभी टैबलेट ले ली तो ये आदत ही बढ़ जाएगी,
है ना, तो नहीं लेनी अपने। कभी यूं हो कि भाई बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है, अपने को अगली क्लास लेनी है और अपने से पार नहीं पड़ेगी, तो भले ही लेनी पड़े, बाकी नहीं है। बीच में अभी आपके नहीं, मेरे और किसी बैच में क्लासें चल रही थी, ठीक रक्षाबंधन से ठीक पहले 4 दिन डेली बुखार चढ़े, आगे ही होगी, कोई वायरल वायरल चल रहा होगा तो डेली बुखार चले, फिर भी मैं 4 दिन डेली कोचिंग आता था। तो मेरे को नवीन जी हमेशा हंसते थे कि सर 1 दिन और निकाल दो, सर 1 दिन, बस 2 दिन बाद में छुट्टी आने वाली है ना, तो फिर अपने 4 दिन निकल जाएंगे। क्योंकि नए नए बैच, 2-3 नए बैच बने थे उन दिनों, नए नए बैच में क्लास चल रही थी कि नए बैच में आपकी जगह भेजेंगे किसको। पुराना बैच होना तब तो है, किसी क्लास लंबी कर दी, कोई पुराने वाले टीचर को वापस भेज दिया, पेपर डिस्कशन लगा दिया। जब बैच शुरू हुए 10 दिन में तो कौन से पेपर डिस्कशन लगाए क्या, तो सर 1 दिन और होगी। आपने थोड़ी सी क्षमता बढ़ाई तो आप 4 दिन क्लासें भी ले गए। और ये क्या मैं ये सोच लेता ना कि नहीं जा रहा, पढ़े रहेंगे, तो पढ़े रहते, नहीं आया जाता। इसलिए हम थोड़ा सा खुद को यूं बढ़ाया करो, ये पढ़ते टाइम भी किया करो कि यूं 2 घंटे बाद में तुम्हारा मन होगा खड़े हो जाए। वैसे 2 घंटे ज्यादा हो गया क्या? हाँ ना सर, 2 घंटे में हम सर 7 बार मोबाइल देख लेते हैं, है ना। तो थोड़ा मैं तो कहता हूं कोई बात नहीं, है मन है चंचल है जी, देख लेता होगा मोबाइल, पर यूं कोशिश कर ले कि आप आधे घंटे बाद मोबाइल देखते हो, आधे घंटे बाद मोबाइल देखते हैं। अब से यूं कोशिश कर ले कि मैं 45 मिनट बाद देखूं, 15 मिनट तो खुद को यूं थोड़ा किया जाए। 45 मिनट, 1-2 दिन में 45 मिनट और आदत पड़े तो मैं कम से कम घंटे भर तो मोबाइल नहीं देखूंगा, घंटे भर तो केवल पढ़ूंगा। धीरे धीरे 2 पे ले आओ, 2.5 पे ले आओ, 3 पे ले आओ। तो आदमी कोशिश करनी चाहिए कि थोड़ी चीजें बढ़ा ले। अब क्या है, इसकी कोई गलती नहीं, इसकी क्या है, ये कोई पुराने बेच में रहा होगा, किसी भी वजह से ये बेच में ना बंद हो गया होगा, किसी भी वजह से ना। तो अब इजी तरीका क्या हो सकता है, बेच चेंज कर लो। देखिए मैं अभी ऊपर मैं जब बैठा था तो एक कोई स्टूडेंट बेच चेंज करवाने के लिए आया था, तो भगवत सर उसको कह रहे थे नहीं बेच चेंज नहीं होगा, उसी में बैठो, ये सब कर। तो मैं नहीं, वो शायद लेट एडमिशन हुआ किसी बेच में, तो वो पूछ रहा था अब मैं पुराने वाला कैसे करूंगा, अब मैं दूसरा बेच ज्वाइन कर लूंगा, वैसी कोई बात चल रही थी। तो मैं भगवत सर कह रहा था कि मैं स्प्रिंग बोर्ड में 13 जुलाई को आया था, बैच शुरू हो गया था 6 जुलाई को। तो मेरे आज भी याद है कि मेरे हिस्ट्री के रजिस्टर की पहली लाइन थी, मोहम्मद बिन तुगलक सर पढ़ा रहे थे, पहले दिन पढ़ा दिया, तो उसकी एक लाइन अगले दिन लिखवाई थी कि तरमा सरीन को धन देकर वापस लौटा दिया गया था, और अगला राजा सर ने शुरू करवा दिया फिरोज तुगलक, और फिर फिरोज तुगलक से। तो मैंने हमेशा यही मानी कि हिस्ट्री फिरोज तुगलक से शुरू होती है, पुरानी मानी नहीं। पूरा बैच कंप्लीट हो गया, फिरोज तुगलक से लेके मिडिवल कंप्लीट, फिर सर ने पढ़ाई एंशिएंट कंप्लीट, फिर सर ने पढ़ाई मॉडर्न कंप्लीट। तब तक मैं ये मानता रहा अपनी हिस्ट्री फिरोज तुगलक से शुरू है। अब जब वो बैच कंप्लीट हो गया, तब सर ने कहा पीछे किस कौन कौन बचे में, तो जैसे मैं 7 दिन लेट आया, हो सकता है कोई 10 दिन आया हो, कोई 2 दिन आया हो, कोई 3 दिन आया हो। सर ने हमें कहा भाई कल तुम आना रहे केवल, और कोई मत आना। लंबी क्लास ली, 3 दिन के अंदर वो जो भी हमारे बच्चों का 10-15 दिन का बचा तो वो पढ़ा दिया, हमने घर पे जाके पढ़ लिया। लेकिन तुम्हारे साथ क्या है, तुम 5 दिन नहीं आते हो ना, फिर आगे कहते हो वो 5 दिन वाला छूट गया, क्या करूं, मेरे को ऑनलाइन दे दो। तो फिर वो मैं कई बार सोचता हूं यार 6 घंटे की क्लास तो ऑनलाइन देखेगा कब। 6 घंटे की यहां वाली क्लास को रिवीजन करने में 4-5 घंटे तो लगते होंगे। 4 घंटे तो मानो, 6 और 4 10 घंटे तो सीधे सीधे चले गए। 6-7 घंटे हम सोते भी हैं, है ना, आने जाने का, तो कोई चाय पानी का, आपके खाने पीने का करके 24 घंटे कब निकलते हैं पता ही नहीं चलता, वैसे निकल जाते हैं अपने आप में। अब यदि 6 घंटे यहां पढ़ के 4 घंटे तू मोबाइल देखेगा, इसका रिवीजन कब करेगा, फिर ये याद नहीं होगा। ये याद नहीं होगा तो थोड़े दिन बाद में वापस आकेगा सर आगे आगे तो पढ़ता हूं और पीछे पीछे भूलता हूं। फिर थोड़े दिन बाद में हम क्या पलायन करते हैं, हर चीज के ना छोड़ना चाहते हैं। फिर थोड़े दिन बाद लगेगा कि यार ये तो बेच ही मेरे से कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो मैं बेच चेंज कर लूं। हम इजी तरीके देखते हैं, हम कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं। जब तक व्यक्ति अपना कंफर्ट जोन नहीं तोड़ता तब तक सिलेक्शन नहीं होता, किसी भी चीज का सिलेक्शन छोड़ो, कोई आपको जो सक्सेस मिलनी है वो, तो कंफर्ट जोन तोड़ने पड़ेगा। अपने क्या हर चीज में कंफर्ट जोन में आने लगेगा, बस सब कुछ इजी तरीके से मिल जाए, तो यूं नहीं जाना क्लास में से। मैं तो आजकल कई बच्चों में तो वैसे मैंने कहना शुरू किया है, पर्ची आती है बाहर से कि पेरेंट्स बुला रहे हैं, अरे तो पेरेंट्स की फूटी हुई है क्या, क्लास चल रही है, क्यों बुला रहे हैं पेरेंट्स क्लास में से। आधा घंटा बचा क्लास का, तो पेरेंट्स आधे घंटे बाद मिल लेना। पर स्टूडेंट भी ऊपर जाके पेरेंट्स को ये नहीं कहता कि मेरे आधे घंटे क्लास बची है, वरना मुझे पक्का पता है पेरेंट्स समझदार है, वो कहेंगे तू वापस जाके बैठ पढ़ ले, पर वो बैग लेके रवाना होता है कि लो चलो थैंक यू आज आप आए, इन डाकियों से बचाया। आधे घंटे तो पहले मेरे रूममेट का फोन आया, सर उसके पास चाबी नहीं है, तो यार आधे घंटे बाद मिल जाएगी, बाहर बैठ जाएगा, क्या फर्क पड़ता है उससे।
बने। मेरे को और आप में से कई क्यूट लगते हैं, क्लास में 15 मिनट बचे हैं तब उसको पानी पीने जाना होता है, वापस आता है तब तक मेरे जैसा मास्टर को 5 मिनट जल्दी छोड़ रहा होता है, और 10 मिनट में घूम के आता है, देखो वाह बेच आज की क्लास यहीं समाप्त होती है, बैग उठा के चल लेता है। तो क्यों गया था 15 मिनट के लिए बाहर? तो थोड़ा ध्यान रखा करें इन चीजों का। लिख लो क्या लिखा, दिल्ली तक विद्रोहियों का साथ, इसी में कंटिन्यू करो। तथा मेवाड़ के सामंतों ने एंड फ्यूडल लॉर्ड्स ऑफ मेवाड़, तथा मेवाड़ के सामंतों ने एंड फ्यूडल लॉर्ड्स ऑफ मेवाड़, तथा मेवाड़ के सामंतों ने एंड फ्यूडल लॉर्ड्स ऑफ मेवाड़ अंग्रेज विरोधी तत्वों को शरण दी थी। गेव शेल्टर टू एंटी ब्रिटिश एलिमेंट्स, अंग्रेज विरोधी तत्वों को शरण दी थी। गेव शेल्टर टू एंटी ब्रिटिश एलिमेंट्स, गेव शेल्टर टू एंटी ब्रिटिश एलिमेंट्स, अंग्रेज विरोधी तत्वों को शरण दी थी। नाम लिखे हुए अपने खूब सारे। तो अंग्रेजों ने कहा तुम अच्छा इसको भी नहीं मानते क्या, सामंती विद्रोह को भी नहीं मानते? तो अंग्रेजों ने कहा चलो हम दूसरा बता देते हैं। उनका एक धार्मिक विद्रोह था। क्या था? लिख लो, धार्मिक विद्रोह, रिलीजियस रिवोल्ट। अंग्रेजों ने कहा भाई साहब हम बहुत भले आदमी थे और हम आके भारत के लोगों को सुधारना चाहते थे, और हमने इनके सुधार करने शुरू किए। हमारे मिशनरी आए, वो इनको पढ़ाना चाहते थे, मिशनरियों ने स्कूल शुरू की, पर इनको तो क्या है जी, हर बात में धर्म दिखता था, और हिंदुओं और मुसलमानों को लगता था कि ईसाई क्या कर रहे हैं, हमारा धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं। इसलिए कुछ ही नहीं था, ईसाइयों के खिलाफ हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र था। क्या कहा उन्होंने? हिंदू और मुस्लिम क्या कर रहे हैं हमारे खिलाफ कॉन्स्पिरेंसी कर रहे हैं ईसाइयों के खिलाफ। पर हमने कहा ऐसा ये बात हो सकती है बाकी भारत में कहीं लागू हो, राजस्थान में तो लागू ही नहीं होती। तुम्हारे मिशनरी यहां पर 10-12 ही आए थे, तो उनके खिलाफ तो क्या ही क्रांति करते हम। लिखो, अंग्रेजों के अनुसार अकॉर्डिंग टू ब्रिटिशर्स, अंग्रेजों के अनुसार अकॉर्डिंग टू ब्रिटिशर्स, क्रांति ईसाइयों के खिलाफ हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र थी। रिवोल्ट वॉज हिंदू मुस्लिम कॉन्स्पिरेंसी अगेंस्ट क्रिश्चियंस। क्रांति ईसाइयों के खिलाफ हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र थी। रिवोल्ट वॉज हिंदू मुस्लिम कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट क्रिश्चियंस। क्रांति ईसाइयों के खिलाफ हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र थी। रिवोल्ट वॉज हिंदू मुस्लिम कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट क्रिश्चियंस। लेकिन यह कथन भी सत्य नहीं है, बट दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। लेकिन यह कथन भी सत्य नहीं है, बट दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। क्योंकि राजस्थान में ईसाई मिशनरियों का प्रभाव अधिक नहीं था, बिकॉज क्रिश्चियन मिशनरीज डिडंट हैव मोर इन्फ्लुएंस इन राजस्थान। क्योंकि राजस्थान में ईसाई मिशनरियों का प्रभाव अधिक नहीं था, बिकॉज क्रिश्चियन मिशनरीज डिडंट हैव मोर इन्फ्लुएंस इन राजस्थान। क्योंकि राजस्थान में ईसाई मिशनरियों का प्रभाव अधिक नहीं था, बिकॉज क्रिश्चियन मिशनरीज डिडंट हैव मोर इन्फ्लुएंस इन राजस्थान। क्योंकि राजस्थान में ईसाई मिशनरियों का प्रभाव अधिक नहीं था। तो अंग्रेजों ने कहा हमने तो 3 बता दिए। हमने कहा सैनिक विद्रोह था, तुम कह रहे हो नहीं है। हमने कहा सामंती विद्रोह था, नहीं है। हमने कहा धार्मिक विद्रोह, तुमने कहा नहीं। तो है क्या, तुम बता दो। तो हमने कहा आजादी की लड़ाई थी। क्या थी? लिख लो, स्वतंत्रता संग्राम, फ्रीडम मूवमेंट, फ्रीडम स्ट्रगल। अब अंग्रेजों ने अपने से पूछा भाई कैसे, किस चीज का फ्रीडम स्ट्रगल, किस बात की आजादी? तो हमने कहा हमारे देश की आजादी। उन्होंने कहा वो तो था ही नहीं। कौन सा देश? तुम्हारे तो मेवाड़, मारवाड़, पटियाला, हैदराबाद, भोपाल, बड़ौदा थे भाई साहब। हमने कहा बात तो सही है तुम्हारी, हमारा जैसा आज देश दिखता है उस टाइम वैसा तो नहीं था। पर फिर भी एक बात नोटिस करो,
कि सारे के सारे विद्रोही विद्रोह करने के बाद कहां गए? दिल्ली क्यों गए? तो साहब दिल्ली मुख्य केंद्र था किसका? कि देश का। देश तो था, है ना। आज जैसे पॉलिटिकल सिस्टम में देश मानते हो वो नहीं रहा होगा, पर हमारे दिमाग में भौगोलिक सीमा तो थी कि ये हमारा है। सबने एक ही आदमी को अपना नेता मान लिया। कहां का नेता है बहादुर शाह जफर? कि भारत देश का। इसका मतलब देश तो है। तो सारे विद्रोहियों का एक साथ दिल्ली जाना, सभी लोगों का बहादुर शाह जफर को ही अपना नेता मान लेना, और क्रांति में अलग अलग वर्गों के लोगों का शामिल हो जाना। उसमें किसान भी है, मजदूर। भाई हम कहते हैं भरतपुर के गुर्जर और मेओ ने भाग लिया, सामान्य जनता रही होगी, सामान्य किसान रहे होंगे। उसी के अंदर शाहपुरा का लक्ष्मण सिंह और उसी में आउआ का कुशाल सिंह चंपावत है, वो सामंत और राजा टाइप के लोग हैं। हम पढ़ते हैं टोंक के विद्रोह में महिलाएं शामिल होगी, वो महिलाएं रही होगी, है ना। हम पढ़ते हैं कि गोपाल पलटन को छोड़ के बाकी सेना तात्या टोपे के साथ मिल गई, तो सैनिक है। तो कौन सा तत्व है जो क्रांति में शामिल नहीं है? और क्रांति में जब अलग अलग ग्रुप के लोग शामिल होते हैं, भले सारे नहीं हो, अलग अलग ग्रुप के थोड़े थोड़े लोग भी शामिल होते, तो आपको मानना पड़ता है कि पूरे देश की क्रांति है, सब लोग उसके अंदर क्या ले रहे हैं? भाग। इसका मतलब उनकी क्या डिमांड रही होगी? आजादी। और तो क्या डिमांड रही होगी उनकी? लिखो। क्रांति के दौरान, ड्यूरिंग रिवोल्ट, सभी विद्रोही दिल्ली गए थे। ऑल रिबेल्स वेंट टू दिल्ली। सभी विद्रोही दिल्ली गए थे। ऑल रिबेल्स वेंट टू दिल्ली। तथा उन्होंने बहादुर शाह जफर को अपना नेता माना था। एंड दे कंसिडर्ड, ऑल रिबेल्स वेंट टू दिल्ली, सभी विद्रोही दिल्ली गए थे। ऑल रिबेल्स वेंट टू दिल्ली। तथा उन्होंने बहादुर शाह जफर को अपना नेता माना था। एंड दे कंसिडर्ड बहादुर शाह जफर एज देयर लीडर। तथा उन्होंने बहादुर शाह जफर को अपना नेता माना था। एंड दे कंसिडर्ड बहादुर शाह जफर एज देयर लीडर। बहादुर शाह जफर को अपना नेता माना था। तथा क्रांति में सैनिक के साथ साथ असैनिक तत्व भी सम्मिलित थे। एंड नॉन मिलिट्री एलिमेंट्स ऑल्सो ज्वाइंट रिवोल्ट अलोंग विथ मिलिट्री एलिमेंट्स। तथा क्रांति में सैनिकों के साथ साथ असैनिक तत्व भी सम्मिलित थे। एंड नॉन मिलिट्री एलिमेंट्स ऑल्सो ज्वाइंट रिवोल्ट अलोंग विथ सोल्जर्स। तथा क्रांति में सैनिकों के साथ साथ असैनिक तत्व भी सम्मिलित थे। नॉन मिलिट्री एलिमेंट्स ऑल्सो ज्वाइंट रिवोल्ट अलोंग विथ सोल्जर्स। एक राइटर में अपने राजस्थान के, उनका नाम है नाथूराम खड़गावत। क्या नाम है? और नाथूराम खड़गावत कहते हैं कि क्रांति में कॉमन बात थी, जितने विद्रोही थे वो सब बहादुर शाह जफर और नाना साहब से सिंपैथी रखते हैं। कौन कौन? नाना साहब से सिंपैथी, मतलब उनके प्रति अच्छी बातें करते थे। एक भी विद्रोही ने उनके खिलाफ बात ही नहीं। उनमें भी कमियां रही होगी, पर सबने कहा कि नहीं, हमारा नेता कैसा हो बहादुर शाह जफर, हमारा नेता कैसा हो पेशवा नाना साहब जैसा। एक भी विद्रोही अंग्रेजों के समर्थन में नहीं था। कोई तो ये कहता कि ना यार अंग्रेज भी भले हैं। तो सब के सब में अंग्रेजों के खिलाफ तो घृणा भरी हुई थी कूट कूट के, और सब के सब में बहादुर शाह जफर नाना साहब के प्रति क्या थी? सहानुभूति। इसका मतलब एक तो है कि वो अंग्रेजों का राज खत्म करके बहादुर शाह का लाना चाहते हैं, अंग्रेजों का राज खत्म करना चाहते हैं। इससे ये तो मानो अंग्रेजों से तो आजादी चाहते हैं। भले वो इधर से इधर वापस राजा की तरफ भी जा रहे थे, पर उनका ये था कि बहादुर शाह जफर को तो झेल लेंगे, ये जाए कम से कम, ये तो उनके दिमाग में। तो इसका मतलब वो क्या चाह रहे थे? आजादी। किससे? देखो, नाथूराम खड़गावत के अनुसार, अकॉर्डिंग टू नाथूराम खड़गावत, नाथूराम खड़गावत के अनुसार, अकॉर्डिंग टू नाथूराम खड़गावत, विद्रोहियों में बहादुर शाह जफर तथा नाना साहब के प्रति सहानुभूति थी। रिबेल्स हैड सिंपैथी विद बहादुर शाह जफर एंड नाना साहब। विद्रोहियों में बहादुर शाह जफर तथा नाना साहब के प्रति सहानुभूति थी। रिबेल्स हैड सिंपैथी विद बहादुर शाह जफर एंड नाना साहब। विद्रोहियों में बहादुर शाह जफर तथा नाना साहब के प्रति सहानुभूति थी। रिबेल्स हैड सिंपैथी विद बहादुर शाह जफर एंड नाना साहब।
बहादुर शाह जफर तथा नाना साहब के प्रति सहानुभूति थी तथा अंग्रेजों के खिलाफ घृणा थी, एंड हैट्रेड अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, तथा अंग्रेजों के खिलाफ घृणा थी, एंड हैट्रेड अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, तथा अंग्रेजों के खिलाफ घृणा थी, एंड हैट्रेड अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। फिर हम कहते हैं, हम एकदम क्लियर कर देते हैं इसको। अंग्रेजों का एक अधिकारी था, नसीराबाद छावनी में ड्यूटी थी उसकी, प्रिचार्ड, क्या नाम था? वो कहता है, वो कहता है क्रांति जब शुरू हुई थी तब तो सैनिक विद्रोह थी। क्या कहता है? क्रांति जब शुरू हुई थी तब तो क्या थी? ग्रेजुअली जैसे जैसे वो आगे बढ़ी है तब वो बन गई स्वतंत्रता संग्राम। क्या बन गई है? कि शुरू में तो 15वीं नेटिव इन्फेंट्री ने क्रांति की है, तो सैनिकों ने किया होगा, पर धीरे धीरे उसमें सब प्रकार के लोग जुड़े हैं, और सब प्रकार के लोग जुड़े, इसका मतलब वो क्या बन गई थी? तो हम कहते हैं हमारी तो मानो मत मानो, प्रीचार्ड की तो मान लो, तुम्हारा खुद का ही आदमी था। देखो, प्रीचार्ड के अनुसार, अकॉर्डिंग टू प्रीचार्ड, के अनुसार, अकॉर्डिंग टू प्रीचार्ड, प्रारंभ में इनिशियली क्रांति सैनिक विद्रोह थी। रिवोल्ट वॉज ए सिपोई म्यूटिनी। क्रांति सैनिक विद्रोह थी, रिवोल्ट वॉज ए सिपोई म्यूटिनी। लेकिन धीरे धीरे बट ग्रेजुअली यह स्वतंत्रता संग्राम में बदल गई थी, यह स्वतंत्रता संग्राम में बदल चुकी थी। इट हैड बीन चेंज्ड इनटू फ्रीडम स्ट्रगल, यह स्वतंत्रता संग्राम में बदल चुकी थी। इट हैड बीन चेंज्ड इनटू फ्रीडम स्ट्रगल। धीरे धीरे किस में बदल गई थी? ऐसा कौन कहता है? इसका मतलब लास्ट में हमने सिद्ध किया कि क्या थी हमारी? दो राइटर के नाम लिखे हमने, बताओ कौन कौन से दो राइटर? नथुराम खड़गावत की बुक है, पढ़ो, देखिए क्या नाम है। 57 के संघर्ष में राजस्थान की भूमिका, राजस्थान रोल्स इन स्ट्रगल ऑफ 1857, किसकी बुक है? नीचे लिख लो, अलग से लिख लो, नथुराम खड़गावत की पुस्तक। ये एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ, स्टार लगाना है इसके, बुक ऑफ नथुराम खड़गावत। क्या नाम बुक का बताओ? एक दूसरा बंदा कौन लिखा हमने? प्रीचार्ड की बुक लिखो, म्यूटिनी जिन राजपुताना। म्यूटिनी मतलब क्रांति, राजपुताना में क्रांति। प्रीचार्ड की पुस्तक, बुक ऑफ प्रीचार्ड, म्यूटिनी जिन राजपुताना। ठीक है, याद रह जाएगा दोनों के नाम। प्रीचार्ड की बुक का नाम बोलो दोबारा। म्यूटिनी जिन राजपुताना। और खड़गावत सर वाली बुक का नाम? और खड़गावत सर ने क्या कहा था इस बुक में क्रांति के बारे में? विद्रोहियों में बहादुर शाह जफर और नाना साहब के प्रति सहानुभूति थी, अंग्रेजों के खिलाफ नफरत थी। और प्रीचार्ड क्या कहता है? क्रांति शुरू में जो सैनिक विद्रोह थी, पर धीरे धीरे वो नया टॉपिक लिखो, किसान आंदोलन।
हमने देखो क्रांति के प्रभाव के अंदर लिखा था कि राजाओं ने भू राजस्व बढ़ाने प्रारंभ कर दिए थे, राजस्थान में किसान आंदोलन शुरू। इसका क्रांति का प्रभाव क्या है? किसान आंदोलन। तो अगला टॉपिक किसान आंदोलन। अलग अलग खूब सारे आंदोलन हुए, हम अलग अलग सारे पढ़ेंगे। पहले लिखो बिजोलिया। बिजोलिया मूवमेंट। बिजोलिया आज के भीलवाड़ा जिले में, आज के तो कौन से जिले में? उस समय भीलवाड़ा तो होता नहीं था, उस समय रियासत लगती थी मेवाड़। कौन सी? भीलवाड़ा जगह तो थी पर कोई जिला तो था नहीं। रियासत कौन सी लगती थी? मेवाड़। अच्छा, एक कोई रियासत होती है, कोई प्रिंसली स्टेट होता है, उसमें खूब सारे क्या होते हैं? सामंत होते हैं। और सामंतों के पास जो जमीन होती है उसको बोलते ठिकाना, या बोलते जागीर। क्या क्या दो नाम थे बताओ? ठिकाने छोटे भी हो सकते थे, ठिकाने बड़े भी। मेवाड़ में 16 बड़े ठिकाने थे। कितने? तो अपने यहाँ ये बोलते हैं फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड। तो फर्स्ट ग्रेड के कितने ठिकाने थे? तो जो 16 फर्स्ट ग्रेड के ठिकाने थे उनमें से एक कौन सा था? देखो, बिजोलिया ब्रैकेट में भीलवाड़ा लिख लेना ना। बिजोलिया मेवाड़ रियासत का प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। बिजोलिया वॉज फर्स्ट ग्रेड ठिकाना ऑफ मेवाड़ स्टेट। बिजोलिया मेवाड़ रियासत का प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। बिजोलिया वॉज फर्स्ट ग्रेड ठिकाना ऑफ मेवाड़ स्टेट। बिजोलिया मेवाड़ रियासत का प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। बिजोलिया वॉज फर्स्ट ग्रेड ठिकाना ऑफ मेवाड़ स्टेट। मेवाड़ रियासत का प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। मेवाड़ में एक बहुत बड़े राजा हुए थे, यदि आपने नाम सुना हो तो राणा सांगा। राणा सांगा के टाइम में ये जो ठिकाना था एक व्यक्ति को दिया गया, उस व्यक्ति का नाम है अशोक परमार। क्या नाम है? सेनापति गिरा होगा, किसी युद्ध में अच्छा प्रदर्शन दिखाया, इसलिए सांगा ने कहा कि तेरे को हम फर्स्ट ग्रेड देंगे। और वो ठिकाना कौन सा था? बिजोलिया। किसको मिला? देखो, राणा सांगा ने अशोक परमार को यह ठिकाना दिया था। राणा सांगा गेव दिस ठिकाना टू अशोक परमार। राणा सांगा ने अशोक परमार को यह ठिकाना दिया था। राणा सांगा गेव दिस ठिकाना टू अशोक परमार। अशोक परमार को यह ठिकाना दिया था। राणा सांगा ने बाबर के खिलाफ एक बहुत बड़ा युद्ध लड़ा था, खानवा। कौन सा लड़ा था? राजा जहां भी लड़ने के लिए जाएगा उसके साथ में कौन जाएंगे? सामंत। तो अशोक परमार ने कौन से युद्ध में भाग लिया था? कब, कहां, कैसे? राजा पढ़ेंगे तब पढ़ लेंगे, एक बार एक लाइन लिख लो। अशोक परमार ने खानवा के युद्ध में भाग लिया था। अशोक परमार पार्टिसिपेटेड इन बैटल ऑफ खानवा। अशोक परमार ने खानवा के युद्ध में भाग लिया था। अशोक परमार पार्टिसिपेटेड इन बैटल ऑफ खानवा। बॉक्स में बंद कर दो इसको। ये सब लाइन होगा ना, क्योंकि किसान आंदोलन की बातें तो है नहीं, ये तो बिजोलिया की बातें हैं। बिजोलिया क्या है? पूरे इस पैराग्राफ को बॉक्स में बंद कर दिया जाए। जितनी बातें लिखी इसको बंद कर दो बॉक्स में, ताकि बिजोलिया की बातें, किसान आंदोलन अब शुरू करेंगे। अब लिखो किसान आंदोलन के कारण, या बिजोलिया किसान आंदोलन के कारण, पूरा लिख लो। बोले कॉजेज ऑफ बिजोलिया पीजेंट मूवमेंट। बिजोलिया आंदोलन के कारण या बिजोलिया किसान आंदोलन के कारण। कॉजेज ऑफ बिजोलिया पीजेंट मूवमेंट। किसान आंदोलन कब करेंगे? जब टैक्स कम होंगे तो, या टैक्स ज्यादा होंगे तो। हमने उधर पढ़ा भी है, राजाओं की विलासिता बढ़ गई इसलिए उन्होंने कर बढ़ाने प्रारंभ कर दिए थे। तो बिजोलिया में 84 प्रकार के टैक्स लग रहे थे। कितने? 84 तो खूब ही हो जाते हैं भाई साहब। लिखो 84 प्रकार के कर। टैक्सेस ऑफ 84 टाइप्स।
84 प्रकार के कर, टैक्सेस ऑफ 84 टाइप्स। कितने प्रकार के कर थे? हालांकि इनमें कई टैक्स तो ऐसे थे ना जो कभी लगते ही नहीं थे। जैसे एक टैक्स था जाजम, क्या नाम था? यदि आप जमीन खरीदोगे या आप जमीन बेचोगे तो टैक्स लगेगा। कब लगता है बताओ? मान लो मैं मेरी पूरी जिंदगी में ना तो जमीन खरीदूं और ना जमीन बेचूं, तो क्या टैक्स लगेगा? और ये टैक्स अब भी लगता है, रजिस्ट्री, है ना। आज भी अपने कोई रिश्तेदार भी प्लॉट लेता तो अपने पूछते हैं प्लॉट कितने में लिया, तो कहता है 50 को तो लियो, 2 लाख कागजां का लग गया। तो कागजों के क्या है, सरकार को देने पड़े हैं तो टैक्स। ऐसे एक टैक्स था सिंगोटी, कौन सा था? यदि कोई सींग वाला पशु खरीदेगा, सींग वाला पशु बेचेगा तो टैक्स लगेगा। जिन पशुओं के सींग है, यदि वो खरीदे जाएंगे या वो बेचे जाए। अब मान लो नया तो मैं सींग वाला पशु खरीदूं ना सींग वाला पशु बेचूं, तो क्या मेरे पे टैक्स लगेगा? एक टैक्स होता खिचड़ी, क्या होता? यदि राजा कभी आपके गांव में आएगा तो गांव वालों को मिलकर खाना खिलाना पड़ेगा, तो गांव वालों को सबको चंदा इकट्ठा करना पड़ेगा, रुपए इकट्ठे करने पड़ेंगे। उसको क्या बोलते हैं? आप इतने लोग बैठे हो, आप में से किस व्यक्ति के गांव में मुख्यमंत्री जी पिछले 70 साल में कोई भी मुख्यमंत्री आपके गांव में आके रुका हो रात को? शहर नहीं, आप कोई कहते हो जयपुर का हूं तो यहीं रहते हैं, है ना है ना भाई। किसी गांव में रात को मुख्यमंत्री जी रुके हो या नहीं रुके, खाना खा के चले गए हो, कम ही चांस है। एक बंदा कह रहा, कौन से सीएम साहब आए थे? अशोक गहलोत जी आए थे। कौन सा गांव है आपका? है दमाना, कहां पड़ता है? जयपुर में। कितना दूर है यहां से? तो वो आप रुके, खाना खा के वहां से चले गए, तो गांव आपके 5-6 दिन कहां पे? घंटे। कौन से गांव? लोसल। हाँ, तो लोसल में रुके, खाना वाना खा के गए, खाना खाया होगा, 5-6 घंटे रुके तो खाना खा लिया। अच्छा, अब क्या होता है, मैं चलो सीएम साहब बहुत बड़े हो गए, मैं तो कहता कोई मंत्री जी भी आए, है ना, कोई मंत्री तो रुक ही जाते हैं, खाना तो खाते ही होंगे। अब क्या होता है नॉर्मली कि जिसके घर पे रुकते हैं वो खाना खिला देता है। ज्यादातर सरपंच के घर में ऐसे रुकेंगे तो वो खाना खिला देगा अपने आप। किसी टाइम में ये जब हुआ करता तब ये था कि गांव वाले सब रुपए इकट्ठे करते और रुपए इकट्ठे करके खाना खिलाते। भाई राजा को खिचड़ी खिलाई तो कौन सा टैक्स लग गया? पर तभी लगेगा ना जब आपके गांव में आएगा। हम कह रहे हैं जब आज इतना ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन है तो भी अपने गांव के अंदर मुख्यमंत्री जी रुके हुए, तब भी इसी प्रकार की कंडीशन रही होगी। ये टैक्स भी कभी कभार लगता होगा, लगता भी नहीं होगा। तो कौन सा टैक्स लगता था फिर रेगुलर? वो था भू राजस्व। कौन सा था? और उसकी रेट बढ़ गई थी। कोई टाइम में भू राजस्व अपने यहां पर हुआ करता था 1/6। कितना था? यदि मेरा 60 क्विंटल बाजरा हुआ, कितना बाजरा हुआ, तो राजा 1/6 लेके जाएगा। तो 60 का 1/6 तो 10 राजा का, 50 मेरा। अब धीरे धीरे अंग्रेजों के आने के बाद वो रेट बढ़ने लग गई। अब अंग्रेजों ने राजा कहा भाई पहले 1 लाख देता था, अब 1.5 लाख दे। तो राजा किससे लेगा? किसानों से। तो उसने कहा 1/5। अब वो कितना लेके जाएगा मेरे से? 12। कितना लेके जाएगा? वाह वाह, मैथमेटिशियन हो सारे। अब थोड़े दिनों बाद कहा कि 1/4 लूंगा, तो कितना जाएगा? 15। कि थोड़े दिनों बाद कहा 1/3 लूंगा, पहले लग रहा था 10, अब लगने लग गया 20, डबल हो गया। 1/6 था, अब क्या हो गया आपका 1/3। तो ये रेट बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। लिखो, अधिक भू राजस्व, हाई लैंड रेवेन्यू। 2 नंबर कारण लिखो, अधिक भू राजस्व, हाई लैंड रेवेन्यू। कोई बात नहीं, एक तो यह कि मेरे 60 क्विंटल हुआ, राजा को 1/3 देना है, तो क्या तरीका हो सकता है? तोल लो और तोल के मेरा 40 क्विंटल अलग कर दो, राजा का 20 क्विंटल अलग कर दो। पर ना, ऐसे नहीं लेते थे। तो जब फसल खड़ी रहती या जब फसल को काट देते, फसल को काटने के बाद में फसल की गठरियां बना बना के खेत में रखते हैं, उसको बोलते हैं लाटा। क्या बोलते हैं? क्या होता है लाटा बताओ? कटी हुई फसल की गठरियां बना के रखते हैं, क्या बोलते हैं? भाई 2 चीज होती है, एक तो फसल की कटाई, एक फसल की सफाई। क्या कहते होती है? पहले तो मैंने काट ली, अब काटने के बाद सफाई का मतलब है अनाज अलग कचरा अलग, अनाज अलग और कचरा। तो वास्तव में तो अनाज वही है जो कचरा अलग होने के बाद है। पर होता क्या था कि जब मैंने फसल काट के रख दी, लाटे रख दी, लाटे बोलते हैं उनको, वो लाटे मेरे खेत में पड़े हैं। अब राजा का आदमी आता पटवारी,
राजा की तरफ से कौन आता? और पटवारी जी आगे कहते भाई कहां तक तेरे लाटे हैं? मैंने कहा भाई वो दीवार तक मेरे लाटे पड़े। तो पटवारी जी लाटों का अंदाजा लगाते। क्या करते बोलो? लाटों का अंदाजा समझते हो? एस्टिमेट लगाना, अनुमान लगाना। एस्टिमेट को राजस्थानी भाषा में बोलते हैं कुंता। क्या बोलते हैं? तो लाटों का कुंता लगाते। लाटों का क्या लगाते? अप्रोक्स एस्टिमेट। और एस्टिमेट लगाया गया, रे तुम्हारे इस बार फसल हो जाएगी 120 क्विंटल। कितनी हो जाएगी? अब यदि मेरे फसल 120 क्विंटल होती है और मेरे को 1/3 देना है तो राजा को कितना देना पड़ेगा? तो वो लिख के जाते भाई राजवीर को 40 क्विंटल बाजरा जमा करवाना। मेरा ये कहना था कि ना, ये फसल जब मैं साफ करूंगा तब आप तोलना, ये 100 ही है, ये 120 है ही नहीं, अंदाजा आपने ज्यादा लगाया। और ना ना यार वहां तक पड़ा, पक्का पक्का 120 तो ही जाएगी। अब मैंने फसल को साफ किया, साफ करने के बाद वो हुआ 105। कितना हुआ? तो मेरे को 1/3 देना, तो कितना देना चाहिए? 35। जबकि वो लिख के कितना गए? तो 5 तो पॉकेट में दिया है हमें। देखो लाटा कुंता व्यवस्था, लाटा कुंता सिस्टम। लाटा कुंता व्यवस्था, लाटा कुंता सिस्टम। तीसरा लिख लो। समझ गए लाटा क्या होता है? बताओ। कटी हुई फसल की गठरियां। कुंता क्या होता है? अंदाजा। लाटों का कुंता। जैसे आप मान लो अभी नवीन जी मेरे को आगे से क्लास में कितने बच्चे हैं और मैं अंदाजे से बता दूं यार आज तो मेरे को 450 लग रहे हैं, ये तो कुंता लगा दिया मैंने आपका। और मैं को नाना गिनते हैं 1 2 3 4 और फिर मैं मन नहीं यार 434 ही है आज तो 450 नहीं, ये तो मैंने गिना और अंदाजा लगा दिया, उसको बोलते हैं कुंता। क्या है? तो कुंता मतलब क्या होता है? कितने बजे क्लास होती है आपकी? 1 बजे। 1 बजे क्लास किसकी क्लास होती है? पहले एक्साइटेबिलिटी सर क्लास में आगे क्लास शुरू कर देते हैं आपकी। मान लो कल आप आओ 1 बजे और आते नवीन जी आगे कदे भाई आज स्टेट पोलिटिकल क्लास नहीं है, पास वाला प्लॉट खाली पड़ा है, इसमें दिलीप सर करेंगे एक मकान बनाएंगे, थोड़ी ईंटें फेंको देखे। और आपको कोई बात नहीं, एक दिन नहीं आए होंगे दिग्विजय सर थोड़ी ईंटें फेंक देते हैं, आप ईंटें फेंक के 3 बजे वापस आगे बैठो, नवीन जी को सर 2 घंटे काम करा है, थोड़ी कमाई हो गई होगी, पैसे दो। नवीन जी ने कहा थप्पड़ मारूंगा, बिना पैसे दिए काम करना है बेकार। क्या होती? फोर्सफुली लेबर। किसान इससे परेशान थे कि उनसे काम करवा लिया जाता, उसके बदले में उनको पैसे मिलते। लिख लो बेगार। समझ गए ना बेगार क्या होती है? हाँ खुद पे एग्जाम्पल देती तुम्हारे जल्दी समझ में आया। चलो बाकी कल पढ़ेंगे।